तो देखो ये कहानी होने वाली है तब कि जब गॉड्स ने होता है वो डीमन को खुली छूट देती कि जाओ यार ह्यूमंस को पेल दो, खत्म कर दो, उनको हमें चाहिए ही नहीं। तभी इंसानों का मसीहा पैदा होता है। लगा ना साउथ मूवी बना रहा हूँ। जंग के दौरान डीमन आर्मी के जनरल ने काफी लोगों को मार गिराया था। तभी उसे एक बच्चा मिलता है। वो बच्चा इतना भोला और मासूम था कि वो जनरल अपने आप को रोक नहीं पाता और उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है और वो उस बच्चे को डैरियल नाम देता है। पर जनरल के असली बेटे का नाम बैश होता है, जो कि सोच रहा होता है कि मेरा बापू आएगा साथ में खिलौने लाएगा। पर बैश का बापू आता है, साथ में दूसरी औलाद लाता है। अब बैश को लगने लगता है कि डैरियल की वजह से उसके बाप ने कभी उसे प्रायोरिटी दी ही नहीं और इसी गुस्से के चलते यहाँ पे बैश होता है वो डीमन आर्मी का एक जनरल बन जाता है और मौका मिलते ही वो डैरियल को डीमन आर्मी से निकाल देता है, ये इल्जाम लगा के कि वो डीमन आर्मी में इकलौता है जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकता। डैरियल सोच रहा होता है उसने अपनी पूरी जिंदगी होती है वो डीमन आर्मी को दी, पर इन रिटर्न उसे घंटा मिला। अब डैरियल के पास अपना खुद का कोई घर रहा ही नहीं था, जिस वजह से वो दर बदर भटक रहा था। पर एक दिन जब वो आराम से अपनी सुस्ती नींद ले रहा होता है तभी एक लड़की उसके ऊपर आ जाती है, से ऊपर से गुजर जाती है, जिसके पीछे एक जायंट मॉन्स्टर पड़ा होता है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस लड़की को मारने वाला होता है, पर वो उसे कुछ करे उससे पहले ही डैरियल बीच में आ जाता है। डैरियल को पता होता है कि वो इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं है, पर फिर भी वो एक चांस लेता है। वो उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है पर मॉन्स्टर तो पेलेगा ही। अब मार खाया हुआ डैरियल क्या करे और उसके साइड में सिर्फ एक छोटी सी डैगर होती है। अब वो डिसाइड करता है कि कुछ नहीं तो इससे ही लड़ना पड़ेगा और जैसे ही वो मॉन्स्टर होता है वो डैरियल की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है तो डैरियल सीधे उस खंजर को होता है उसके सीने में घोंप देता है। डैरियल ने उस लड़की की रक्षा कर ली होती है जिस वजह से वो उसका शुक्रिया अदा करती है। अब डैरियल डिसाइड करता है कि चुपके से यहाँ से निकल लेते हैं, भैया बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब डैरियल होता है वो वहाँ से भागने लगता है, तभी वो लड़की होती है उसे पीछे से रोक लेती है और कहती है आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं आपको देना चाहती हूँ ट्रीट। ओके, डैरियल मना कर रहा होता है कि ये सब की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है कि मेरा गांव पास ही में है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ट्रीट दे दूंगी। डैरियल अभी भी राजी नहीं हो रहा होता है तो वो लड़की होती है वो डैरियल को पकड़ती और सीधा अपने साथ घसीट के ले जाने लगती है। अब डैरियस होता है उस लड़की के माँ बाप से मिलता है, जिसके बाद वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है उसका नाम मारिका है। इसके बाद सभी लोग होते हैं वो डैरियल से पूछते हैं कि आखिरकार वो जंगल में क्या कर रहा था। तभी डैरियल को याद आता है कि वो डीमंस की सीमा से बाहर निकल के ह्यूमंस के साम्राज्य में आ चुका है। तो डैरियल बोलने लगता है कि मुझे मेरे ही भाई ने घर से निकाल दिया है और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी मारिका होती है वो यहाँ पे डैरियल से बोलते हैं कि ऐसा करो तुम हमारे साथ ही रह लो, क्या दिक्कत है। चलो मारिका का तो समझ आता है पर उसकी माँ भी बोलती है कि यहाँ रह लो, तुम वैसे भी डीमन ह्यूमन से लड़ लेते हो तो ये तो काफी रहेगा हमारे लिए। मारिका के फादर एनविल जो कि सिटी के मेयर भी होते हैं वो बोलते हैं कि बेटे रुक जाओ, सही रहेगा। डैरियल को लग रहा होता है कि अगर वो किसी भी रीजन से इनके साथ रुका तो इनकी जान को खतरा हो सकता है, पर जब उसकी नजरें होती हैं वो चलते चलते मारिका की ओर चली जाती हैं तो भाई मना तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। डैरियल काफी दिनों बाद होता है वो एक नरमदार बिस्तर पे सो रहा होता है, तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो और कोई नहीं बल्कि मारिका होती है जो कि बोलती है कि वो इजीली किसी के ऊपर रिलाय नहीं करती है, बट डैरियल होता है वो उसे ऐसा बंदा लगता है जिसके ऊपर भरोसा रखना काफी सही रहेगा। अब सुबह हो जाती है जहाँ पे एनविल ये बताते हैं कि वो यहाँ के गिल्ड लीडर भी हैं और यहाँ पे डैरियल को सलाह देते हैं कि वो भी एक एडवेंचरर बन जाए, बट डैरियल बोलता है कि ऐसा करने की क्या जरूरत है, मैं दूसरी जॉब भी तो कर सकता हूँ। दूसरा कारण ये होता है कि डैरियल एक डीमन है और जैसे ही वो गिल्ड के लिए एंटर करेगा तो जो वो एग्जाम देगा तो शायद उसमें सभी को पता चल जाए कि डैरियल एक डीमन है, इसलिए वो बहाने मारता है कि कहाँ सर जी अब इस उम्र में ये सब कहाँ अच्छा लगता है। वो काफी सारे बहाने कर रहा होता है। तभी मारिका होती है वो अपने पास से एक पेन निकालती है, उसकी हाथ में चुभाती है और खून से होती है वो पेपर के ऊपर यानी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर छाप देती है, जिसके बाद काफी सारा ऑरा होता है वो बाहर निकलता है और डैरियल के चारों ओर घूमने लगता है और फाइनली यहाँ पे हमारा लौंडा एक एडवेंचरर बन जाता है। अब डैरियल को पता चल जाता है कि वो कोई डीमन नहीं है बल्कि एक इंसान ही है। अब एनविल होते हैं वो डैरियल को 4 तरीके के औरास के बारे में बताते हैं जिनको तुम अलग अलग वेपन्स के साथ यूज करके उनकी पावर को यूज कर सकते हो। पहले औरा का नाम होता है स्लैश, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी चीज को इजीली कट कर सकता है। दूसरा होता है हिट, जिसको हैमर के साथ इस्तेमाल करके बंदा अपनी स्ट्रेंथ का लाख गुना यूज कर सकता है। तीसरे नंबर पे आती है स्टिंग, जहाँ पे तीरंदाजी करके वो किसी भी निशाने को बिना चूके भेज सकता है। ये 3 स्किल के साथ यहाँ पे एनविल को पूरी तरीके से हमारा लौंडा हैरान कर चुका होता है। अब यहाँ पे एनविल होता है वो पूरे गुस्से में आ चुका होता है कि बहन का दीना मेरी ही लड़की के सामने मेरी ही बेइज्जती किया जा रहा है। इसलिए वो डैरियल को बोलते हैं कि अपने फाइनल चीज का इस्तेमाल करो जिसका नाम होता है प्रोटेक्ट। बेसिकली वो किसी भी चीज को एज ए शील्ड इस्तेमाल कर सकता है।
और यहाँ पे जो एनविल होते हैं पूरे भरे बैठे होते हैं कि नहीं अब ये साला बचेगा नहीं मेरे हाथ से, और वो पूरी ताकत के साथ होते हैं। वो डैरिल के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट डैरिल होता है उसे अपनी शील्ड की मदद से रोक लेता है। उल्टा यहाँ पे एनविल को ही चोट लगती है। उसके बाद एनविल होते हैं वो डैरिल को बताते हैं उसके पास 4 परफेक्ट ऑरास हैं, जो कि इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। लाइक सभी के पास एक की ही मास्टरी होती है, और जब यहाँ पे डैरिल के पास ऐसी स्किल है तो उसे कैपिटल के अंदर जाना चाहिए और सेंट्रल गिल्ड के अंदर पार्ट लेना चाहिए, जिससे वो अपनी स्किल का अच्छा इस्तेमाल कर सकेगा। तभी मारिका होती है वो यहाँ पे रोने लगती है, जिसे देख के डैरिल बोलता है कि नहीं यार ऐसी हॉट चिक क्यों छोड़ूं। मजाक से हट के वो बोलता है कि जब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, आप लोगों ने मुझे जगह दी है, तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। आफ्टर हियरिंग दोस वर्ड यहाँ पे जो मारिका होती है वो सीधा चिपक जाती है यहाँ पे डैरिल के साथ। अब डैरिल अपनी बची कुछ ही जिंदगी शायद यहीं गुजारे, क्या पता किसे। देखो कुछ दिन बाद यहाँ पे एनविल होता है वो सारे गाँव वालों के सामने बताता है कि डैरिल होता है वो आज से हमारे विलेज में रहेगा। सबको छोड़ के गास्टा नाम के एक बंदे को वहाँ उससे जलन होने लगती है, फिर चिढ़ होने लगती है। वो बोलता है कि भाई यार 30 साल के हो गए हो तो अधेड़ उम्र में एक एडवेंचरर बनना आपको शोभा नहीं देता। वैसे आपकी रैंक क्या है? तो डैरिल होता है उसे अपना हाथ दिखाता है जहाँ पे ई रैंक लिखा होता है। तो गास्टा बोलता है अच्छा तो तुम ई रैंक के हो, देखो यार अपन तो डी वाले हैं तो इज्जत तो बनती है। अब गास्टा के जाने के बाद यहाँ पे जो एनविल होते हैं वो हमारे लॉन्डे को उसका पहला टास्क दे रहे होते हैं, जो कि कुछ हर्ब्स इकट्ठे करने का होता है। वो उसे उस चीज को करने से पहले बोलते हैं कि देखो भैया उस एरिया में तुम जा रहे हो वहाँ पे एक जायंट मंकी है, उससे बच के रहना वरना घोड़े लग जाएंगे। उसे देखते ही यहाँ पे जो मारिका होती है वो बोलती है कि अरे इसे ही तो सबसे पहले पेला है भैया जी ने, अगला नंबर मारिका का ही है। अब एनविल को लगता है कि व्हाट द एफ यार ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, काहे हो गया। पर जब डैरिल एक अचीवमेंट कर चुका है उसके बदले उसे इनाम भी तो मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एनविल होते हैं उसका लेवल अप कर देते हैं। अब ई नहीं वो डी है। अब अचानक से मारिका वहाँ पे आ जाती है हमारे लॉन्डे के साथ में और बोलती है कि देखो यार तुम हर्ब्स इकट्ठे करने वाले हो तो तुम्हें जंगल अच्छे से मैं दिखाऊंगी। अब इसके बाद वो लोग होते हैं वो जंगल में भटकते भटकते एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो लोग चढ़ने लगते हैं ऊपर, जहाँ पे मारिका बोलती है कि वो हमेशा से एक एडवेंचरर बनना चाहती थी और डैरिल ने जब से उसकी जान बचाई है वो उसका एहसान चुकाना चाहती है। पर डैरिल होता है वो पहाड़ चढ़ने की जगह उसके ऊपर चढ़ने के ख्याल देख रहा होता है, मजाक कर रहा हूँ। अब वो दोनों जंगल में खो ना जाए इसलिए मारिका होती है वो डैरिल का हाथ पकड़ के जंगल में चलने लगती है। अब डैरिल होता है वो जंगल में से हर्ब्स होता है वो इकट्ठी करने लगता है, जो कि टोटली गलत होती हैं। वहीं जो मारिका होती है वो अच्छे से हर्ब्स को जमा कर रही होती है, जिसके बाद यहाँ पे वो डैरिल को बताती है कि हर्ब्स कैसी होती हैं, किस टाइप की होती है और क्यों होती हैं, जिसके एग्जाम्पल के लिए वो एक पेड़ को उठा के होती है उसे दिखा भी देती है। अब अचानक से मारिका की नजर होती है एक रास्ते पे जाती है जहाँ पे किसी हिरन के पैरों के निशान होते हैं, पर डैरिल बोलता है अरे बाप रे ये तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद वो मारिका से बोलता है कि वैसे भी तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा पावर है, तुम चाहो तो वैसे भी उनको इजीली हरा सकती हो। तो मारिका यहाँ पे ये रिवील करती है कि उसे फाइट करने से ज्यादा डर लगता है। अब जो मारिका होती है वो डैरिल से बोलती है कि तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुलाओ। लाइक कब तक ये मिस मारिका ये न वो, प्यार दिखाओ जरा। अब डैरिल होता है वो उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद मारिका होती है उसे दबा के हक कर लेती है। तभी अचानक से डैरिल बोलता है कि तुम्हारे पीछे वो हिरन है। जब मारिका वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे हिरन होता है, पर उन दोनों को ये लग रहा होता है कि आखिरकार हम इसे मार ही क्यों रहे हैं। अब इसकी गलतफहमी दूर करने के लिए जो हिरन होता है वो खुद ही होता है वो बाहर निकलता है काफी ज्यादा गुस्से के साथ, और एक दूसरे क्रिएचर को होता है वो दबा दबा के पेलने लगता है। इसके बाद वो दोनों कर लेते हैं कि भैया अब तो खत्म करना ही पड़ेगा, अपनी चाकू तलवार निकाल के तैयार। जिसके बाद डैरिल और मारिका होते हैं उस हिरन को होते हैं वो धर लेते हैं। अब वो लोग गांव में जाते हैं जहाँ पे सभी लोग होते हैं वो डैरिल से इम्प्रेस हो चुके होते हैं, पर जो गास्टा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, वो कुछ कर भी नहीं सकता होता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। पर जाते टाइम वो अपने क्वेस्ट का पेपर होता है वहीं छोड़ जाता है, और हमारे डैरिल को पता चलता है कि जो एंट अभी उसके पास है वो गास्टा को पकड़नी थी। अब देखो दिन होते हैं वो धीरे धीरे करके बीतने लगते हैं, जहाँ पे डैरिल की भी होती है वो आदत पड़ने लगती है मारिका के साथ रहने की। पर गास्टा का गुस्सा होता है वो बिल्कुल शांत नहीं हुआ होता है, वो बिन बात पे उस पर पंगे लेने ही लगता है। पर इसे हटा के मारिका होती है उसे खाने के लिए अच्छा खाना देती है और देने के लिए बहुत अच्छी चीजें देती है। साथ में उसे वो भी बोलती है कि चलो ऐसा करते हैं, सोना बात रेडी है, चलो करते हैं। वो उसे अपने साथ आने के लिए बोले उससे पहले ही वो होता है उसके बाप के पास चला जाता है। डैरियल होता है एनविल से पूछता है कि आखिरकार गास्टा यहाँ पे क्यों आया था, तो वो बताते हैं कि असल में देखो यार तुमने पिछली बार उसका क्वेस्ट अपने आप ही कंप्लीट कर दिया था, तो भी वो थोड़ा गुस्सा है और यहाँ पे अपने लिए नया टास्क ढूंढने आया था। जो उसका नया टास्क होता है एक जायंट सर्पेंट को हंट करना होता है, पर इस चीज में काफी खतरा होता है, तो डैरिल होता है इस चीज में अपनी टांग अड़ाने का डिसाइड कर लेता है।
पर जाने से पहले मारिका होती है उसे काफी सारा सामान देती है जिसे उसे कोई दिक्कत ना हो। पर जंगल में जाते जाते वो ये रियलाइज तो कर लेता है कि काफी कुछ लफड़ा हो चुका होता है क्योंकि जंगल तबाह हो गया होता है। वो कुछ ज्यादा सोचे उससे पहले ही होता है वो गास्टा सामने की तरफ से भागता हुआ उसे दिख जाता है और वो भाग इसलिए रहा होता है क्योंकि उसके पीछे जायंट सरपेंट ऑलरेडी लग चुका होता है। इसलिए डैरल बोलता है कि अब भैया अपने को भी बीच में कूदना ही पड़ेगा, इसलिए अपनी स्वॉर्ड को तैयार करता है स्लैश मारने के लिए। वहीं सरपेंट होता है वो गास्टा के पीछे पड़ा होता है कि नहीं यार आज ब्रेकफास्ट में गास्टा ही चाहिए, पर गास्टा भी होता है वो भागने की जगह रुक जाता है और अपने पास से तीर निकाल के उसकी ओर फायर कर देता है। फिर वही बात होती है लोहे पे सुइयां चुभो रहे हो तुम, तो सरपेंट काफी गुस्से के साथ होता है गास्टा की ओर बढ़ने लगता है। वो उसे कुछ करे उससे पहले डैरल होता है वो हवा में पहुंच चुका होता है और उसके बाद वो सरपेंट के ऊपर एक स्लैश मार देता है। थोड़ा इंजर्ड किया होता है बट खत्म नहीं। अब वो सरपेंट होता है वो काफी गुस्से में होता है और यहाँ पे डैरल की ओर अपनी पूंछ मारता है पर उससे कुछ होता नहीं क्योंकि वो शील्ड का इस्तेमाल करता है। बट इससे होता ये है कि उसकी शील्ड यानी कि जो तलवार होती है अभी टूट जाती है। तभी डैरल को याद आता है कि नहीं यार मैं तो चारों औराओं का मास्टर हूँ, तो इसलिए वो अपनी सारी स्किल्स को कंबाइन करके यहाँ पे एक अटैक करता है जिससे वो अपनी टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा लेता है और उसे एक एरो की तरह होता है सरपेंट के मुंह के अंदर डाल देता है। जिसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो एरो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और उसका पेट चीर के बाहर निकल जाती है। अब सरपेंट के घोड़े लग चुके होते हैं। उसके बाद डैरल होता है वो यहाँ पे गास्टा के होता है वो चोटों पे मरहम लगा रहा होता है और वहीं पे गास्टा के ऊपर जहर का असर ना हो इसलिए वो उसे कुछ एंटी वेनम्स भी देता है। यहाँ पे डैरल का बिहेवियर होता है वो गास्टा के सामने काफी अच्छा होता है। जो मारिका ने उसे हर्ब्स के बारे में सिखाया होता है वो इसका इस्तेमाल करता है और गास्टा को होता है वो रिपेयर करता है। और गास्टा होता है ये रियलाइज करता है कि अभी तक जिस इंसान को वो नफरत की नजरों से देख रहा था वो इतना बुरा है भी नहीं। फिर उसकी आंखें में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन डैरल होता है वो अच्छे से दबाने की कोशिश कर रहा होता है खाना, तभी वहाँ पे गास्टा होता है आ जाता है और बोलता है बड़े भाई कैसे हो। डैरल को तकलीफ कोई नहीं होती बट ये काफी अजीब लग रहा होता है उसे। गास्टा रिक्वेस्ट करता है कि भैया प्लीज मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे आप ट्रेनिंग दे दो। देखो ट्रेनिंग से होते है उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और साथ ही में उसे याद आता है कि अभी वो 4 डीमन जनरल क्या कर रहे होंगे क्योंकि वो अभी भी हीरोज के साथ फाइट में है, तो ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, उन सभी के घोड़े लग रहे होते हैं। अब डीमन आर्मी होती है वो काफी सारी लड़ाइयां हार रही होती है जिसका जिम्मेदार होते हैं वो अपने नए असिस्टेंट्स को बताते हैं लाइक अच्छा नहीं कर सकते हो तो निकल जाओ, और ऐसे करते करते वो काफियों को निकाल चुके होते हैं। उनमें से एक जनरल जिसका नाम डोरोय होती है वो सलाह देती है कि ऐसा करते डैरल को वापस ले आते हैं क्योंकि जब तक वो हमारे साथ था सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। पर बैश को होता है वो इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो एकदम गुस्से के साथ सभी से बोलता है कि अगर किसी ने भी मेरे सामने बैश का नाम लिया तो बहुत गंदे पेले जाओगे। वहीं हम डैरल और गास्टा को देखते हैं जहाँ पे गास्टा होता है उसके पीछे ही पड़ गया होता है कि भाई यार मुझे सिखा दो। डैरल वाज लाइक कि भाई ये तो नहा धो के ही पीछे पड़ गया है। और उसकी जिंदगी होती है वो सेम रूटीन में चल रही होती है लाइक सुबह सुबह गास्टा पकड़ लेता है, रात में जाओ तो मारिका पकड़ लेती है। पर मारिका की एक्साइटमेंट होती है वो काफी ज्यादा ही होती है जिससे यहाँ पे हमारे लौंडे को काफी बार चोटें लग जाती हैं। वहीं पे डैरल को ये भी लगता है इस गांव की कुछ अलग ही मिस्ट्री है जो सभी लोग उससे छुपा रहे हैं। और जब वो एक दिन होता है वो चलते चलते जा रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि मारिका कोने में बैठ के रो रही है बिकॉज अब उसकी वजह से यहाँ पे डैरल को चोट लग गई थी। डैरल भी बोल देता है कि यार गलती थी, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ। उसके बाद वो एनविल के पास जाता है और पूछने लगता है कि आखिरकार गांव का क्या लफड़ा है। लाइक मैंने सड़क पे चलते हुए देखा है कि काफी सारे घर होते हैं वो एकदम तबाह से हो गए हैं। अब एनविल होते हैं उसके सामने इस पूरे रीजन का होता है मैप खोल देते हैं। ये देखो बेटा ये है मिथरल माइन की जगह। देखो ये एक ऐसी केव होती है जहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा बेशकीमती मिनरल्स मिलते हैं। पर कुछ टाइम पहले यहाँ पे डीमंस ने होता है उस माइंस के ऊपर कब्जा जमा लिया है और जितने भी लोग यहाँ पे थे अब वो वहाँ से भाग रहे हैं और पता नहीं किसी भी वक्त होता है ये गांव भी शायद तबाह हो जाए। अब डैरल होता है वो रात में सोचते सोचते ये डिसाइड कर लेता है कि जो भी हो अब मुझे इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि गांव को मरने के लिए मैं भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए सुबह होते यहाँ पे डैरल होता है वो चुपचाप होता है सभी को बिना बताए माइंस की ओर बढ़ने लगता है जहाँ पे वो काफी सारी चीजें देखता है जाकि काफी सारे डब्बे टूटे पड़े हैं जिसमें से एक डब्बे को वो अपने सर के ऊपर रखता है और वो अंदर एंटर करना शुरू करता है जिससे वो किसी की नजर में ना आए। अब इसके बाद फाइनली होता है वो गुफा के अंदर जाके पहुंच जाता है जहाँ पे उसे खुदाई की आवाज आ रही होती है, एक्चुअल खुदाई। देखो यहाँ पे जितने भी लोग या बौने कहें तो वो काम कर रहे होते हैं वो सारे हमारे डैरल के ही लोग होते हैं। अब डैरल को देखते हुए काफी खुश हो जाते हैं और सभी लोग होते हैं वो कतार में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमारा सर थपथपाओ। अब इसके बाद डैरल वो करता है और उससे पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो वो बताते हैं कि जो डीमन लॉर्ड की आर्मी का जो डीमन लॉर्ड है वो खुद ही एकदम टूट सा गया है पर अब उसके पास अपनी आर्मी को खिलाने के लिए खाना भी नहीं है इसलिए उन्हें हद से ज्यादा काम करना पड़ रहा है। जब बातें आगे बढ़े उससे पहले ही अचानक से एक चमकीली रोशनी आती है और वहाँ पे पड़े हुए लैंप्स को जला देती है। अब जिसने ये जादूगरी की होती है वो लौंडा होता है वो सामने आता है और तभी एक सोल्जर होता है उस लौंडे को दिखाता है कि देखो भैया हमें इतने क्रिस्टल होते मिले हैं
पर अभी वो सभी लोगों को डांटने लगते हैं कि नहीं यार इतने में कुछ नहीं होगा, हमको चाहिए हाई अमाउंट में। वो बोलता है कि इसका 3 गुना हो तब जाके तो हमारा गुजर बसर हो। अब ये जो नौकर्स होते हैं वो बोलने लगते हैं कि देख भाई हम बिना खाए पिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, हमें 3 महीने और दो, उससे पहले ये काम नहीं हो सकता। अब ये जो लौंडा होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और उसकी ओर अटैक कर देता है और बोलता है कि देखो नौकर्स भैया तुम ज्यादा कुछ नहीं बस मेरे गुलाम हो और अगर तुम मेरे सामने बोलने की कोशिश करोगे मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। और अब ये लौंडा होता है वहां से जाने की कोशिश करने लगता है, पर अभी यहाँ नौकर्स को काफी गुस्सा आ चुका होता है। उनमें से एक बंदा होता है वो उठता है और अपने हाथ में डंडा लेके उसके सिर पे फोड़ देता है मादरचोद। देखो वो बोलता है कि भैया डीमन किंग से जाके बोल दो भैया अब हमें तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना है। अब ये जो लौंडा होता है वो भी काफी गुस्से में आ जाता है। वो अपने सारे सोल्जर से बोलता है कि जाओ सालों को छोड़ना मत, सबको मार गिराओ। डैरिल ये सब देख रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि उनमें से एक सोल्जर होता है वो मैजिक कास्ट करने लगता है, वो नॉकर्स के ऊपर अटैक करे उससे पहले ही डैरिल होता है अपने पास एक शवल फेंक के उसे तोड़ देता है, जिससे यहाँ पे एक बहुत ज्यादा शानदार सा धमाका हो जाता है। जिसके बाद डैरिल होता है वो सारे नॉकर्स को होता है एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। अब डैरिल होता है अपनी तलवार उन सारे लौंडे लपाड़ों के सामने रख देता है। वो बोलता है कि अब जिसको आना है आ जाओ, सीधे देख लेंगे, क्योंकि देखो भैया तुम्हारे भी कुछ नियम कायदे होते हैं जो कि मैं भी अच्छे से जानता हूँ। तुम कभी भी अपने से कमजोर और लाचार के ऊपर होते हैं वो हमला नहीं कर सकते हो। वैसे इस लौंडे का नाम लीमन होता है, जो कि डैरिल से बोलता है कि भाई मुझे उसूल सिखाने से पहले अपना नाम तो बता। डैरिल बोलता है कि भैया मैं देखो ज्यादा कुछ नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन एडवेंचर हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, और अपनी शील्ड एक्टिव करने लगता है। अब लेमन होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग कब से मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे, पर आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अपने साथियों से बोलता है कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। डैरिल होता है वो सोचता है कि मुझे किसी को मारना नहीं है बट सिंपली सभी को रोकना है, इसलिए वो तैयार हो जाता है। और जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी तरफ से मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, बट डैरिल को होता है वो काफी सालों का एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से वो उनके मैजिक को पूरा होने से पहले ही रोक देता है। तभी उनमें से एक नौकर होता है वो खड़ा होता है एक सोल्जर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर डैरिल को पता होता है कि अगर वो उसके थोड़े भी नजदीक गया तो वो सोल्जर उसे खत्म कर देगा। और नौकर जैसे उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच ही गया होता है वैसे ही वो बंदा होता है उसे लात मार के पीछे हटा देता है। डैरिल समझ जाता है ये सोल्जर होते हैं वो यहाँ मारना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए डैरिल होता है वो अपनी तलवार को जमीन के ऊपर रखता है और वो सभी को भाषण देने लगता है कि तुम्हारे उसूल और नियम कायदे तुम्हें क्या सिखाते हैं उसे फील करो। पर लीमन को ये नहीं पसंद था, इसलिए वो सीधा यहाँ पे डैरिल के ऊपर अटैक कर देता है। वो बोलता है कि तुम किसी को कितना ही बहकालोगे, और अब वो अपने साथियों को बोलता है कि किसी को भी नहीं रुकना, और सभी लोग होते हैं वो मिलकर डैरिल की ओर एक एन्चांटमेंट करना शुरू करते हैं। पर डैरिल को पता था कि किस सिचुएशन में कैसे लड़ाई करनी है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से तैयार होता है। वो एन्चांटमेंट होता है वो शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। लेमन होता अपने सोल्जर से बोलता है कि ऐसा करो दूसरा मैजिक यूज करो। अब एक सोल्जर होता है वो पत्थर का हाथ बनाता है और डैरिल की ओर होता है वो बढ़ने लगता है, और डैरिल भी होता है अपनी तलवार की मदद से उसके हाथ को काट डालता है। तो लीमन होता है वो अपने हाथ से ही होता है वो अटैक करना शुरू करता है, पर डैरिल होता है वो एक झटके में उसके गले के पास अपनी तलवार ले आता है। अब लीमन काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, वो बोलता है कि भैया मुझे छोड़ दे, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, और वो बताता है उसे कैसे करके उसे ये पोजीशन मिली है। उसने बैश को आराम से बैठ के मुजरा दिखाया होता है। डैरिल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर वो इसे मारना भी नहीं चाहता है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं करता, अपनी तलवार उठाता है और लीमन के सर को लेमन बना देता है। और अब डैरिल उसे छोड़ते हुए बोलता है कि जाओ भैया डीमन आर्मी छोड़ो, कोई रखा नहीं है, फ्यूचर नहीं है वहाँ पे। अब सोल्जर्स के जाने के बाद जो यहाँ पे नौकर्स होते हैं वो डैरिल को अपना मास्टर बना लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि जो भी मिनरल्स यहाँ से मिलेंगे वो डैरिल को देंगे। अब डैरिल होता है वो एनविल के पास जाते उन्हें बताता है कि उसने केव को तो बचा लिया, पर उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो नौकर्स होते हैं उन्हें डीमन से बचा के रखना है। एनविल बोलता है कि ठीक है हम इस बारे में सोचेंगे। थोड़ा वक्त बीत जाता है जहाँ पे जो लोग अभी तक यहाँ से छोड़ के चले गए थे वो भी यहाँ पे वापस आने लगते हैं, जिस वजह से एनविल होते हैं वो हमारे लौंडे की तारीफ करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। इतने में ही हम मारिका को देखते हैं जो कि डैरिल के लिए खाना लेके आ रही होती है, पर आते आते उसके पैर जरा डगमगा जाते हैं और अब वो गिरने वाली होती है। डैरिल ये नोटिस कर चुका होता है और वो चुपचाप उसे धर लेता है, एकदम मजा ही आ जाता है मारिका को, क्योंकि वो उसके बाद यहाँ पे डैरिल को जमीन पे ले आती है, जिससे यहाँ पे डैरिल की हालत होती है वो फिर से खराब हो जाती है। अब हम डीमन एम्पायर को देखते हैं जहाँ पे ज़ेबेंटस नाम की एक लड़की होती है, यानी एक डीमन जनरल होती है, वो बैश के पास गई होती है और वो जाते ही एक चीज नोटिस करते हैं, जायंट बॉल वहाँ पे रखी होती है। वो पूछती है कि बैश भैया ये क्या है। बैश बताता है ये मेरी सदियों की मेहनत है जिसकी मदद से मैं डीमन पे राज कर सकता हूँ, और अब वो उसे इस पावर का थोड़ा एग्जाम्पल देने के लिए अपने ही तरफ से एक बहुत ज्यादा आग होता है वो निकाल देता है। बैश का मानना था इतनी पावर के साथ वो इन चारों जनरल में सबसे पावरफुल है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला डीमन किंग वही बन जाएगा। तभी ज़ेबेंटस बोलते कि नहीं भैया इतनी काफी नहीं होगी, वैसे इतने मिथरल ला कहां से रहे हो। तो बैश बताता है कि उसने जितने भी नौकर से सभी को ये कमांड दिया कि 24 घंटे काम करो, कुछ भी करो, मुझे सारे मिथरल चाहिए, और उसे लग रहा होता है कि एकदम बढ़िया चल रहा है। तभी ज़ेबेंटस होती है वो बोलते कि भैया किस गलतफहमी में जरूर, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी माइंड किसी और ने धर ली है। और साथ ही साथ डीमन किंग होते हैं वो तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं, चलो। अब हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि एक लड़की होती है, जो कि बैश से बोलती है कि भैया ये बताओ आखिरकार हमारे मिथरल सप्लाई अचानक से बंद क्यों हो गए। अब डीमन लॉर्ड होती है वो ऑरा फार्मिंग करने लगती है, यानी एक आंख खोलते ही यहाँ पे बैश के घोड़े लग जाते हैं।
जाते हैं। डीमन लॉर्ड होते हैं वो क्लियरली बोल देते हैं कि देखो बेटा गलती तुम्हारी है, माफी मांगो, पर यहाँ पे बैश बोलता है कि नहीं मांग रहे, हालांकि वो मन में बोल रहा होता है। इसके बाद वो मजबूरी में ही यहाँ पे डीमन लॉर्ड के सामने झुकते और वो बोलता है कि माफी हुजूर। तभी डीमन किंग ये बोल देती हैं कि देखो भैया अपने साथ डेरिल को रखो, वो काफी सही एडवाइस देगा तुम्हें। अब डीमन किंग तो वहां से चली जाती है और साथ में यहाँ पे बैश भी जाने लगता है। डीमन लॉर्ड सोच रही होती हैं कि इसने वैसे ही डेरिल को निकाल दिया है तो आखिरकार अब ये क्या करेगा। अब यहाँ पे बैश होता है वो अपने कमरे की ओर बढ़ रहा होता है, पर उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि डीमन लॉर्ड ने यहाँ पे डेरिल का नाम लिया होता है, इसलिए वो उस महल में ही धमाके कर देता है। अब हम फिर से गांव का सीन देखते हैं जहाँ पे एकदम हंसी खुशी का माहौल होता है। एकदम मार के एकदम खुश होते हैं क्योंकि काफी सालों बाद इस गांव में खुशी का माहौल होता है। अब अचानक से वो बोल पड़ते कि अब हमें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। डेरिल बोलता है अरे इसकी माँ का ये नहीं करना भाई। अभी पहली बात तो उसे लग रहा होता है कि शायद कुछ गलत सुन लिया, पर देखो हरकतें हमारी मारिका की भी सही नहीं है। अब देखो माहौल पूरा वे भी अब मारिका को लगता है कि यही सही वक्त है और यहाँ पे वो हमारे लौंडे को प्रपोज करने वाली होती है। तभी पीछे से गास्टा आता है। देखो यहाँ पे गास्टा होता है वो किसी दूसरे एडवेंचरर्स के साथ होता है, वो लड़ाई में पंगे ले रहा होता है। डेरिल होता है वहां से जाने लगता है और वो बोलने लगता है अपने मन में, हालांकि मैंने जो सुना वो मुझे पता है, पर मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने उसे कभी सुना ही नहीं। अब डेरिल होता है वो गास्टा को रोकता है। तभी सामने की ओर जो बंदा होता है वो बोलता है कि भैया देखो हम काफी ज्यादा दूर से आए हैं और मेरा नाम है फेक बिटन और मैं एक बी रैंक का एडवेंचरर हूँ। तो डेरिल होता है वो बताता है कि वो भी एक डी रैंक का एडवेंचरर है। जिसके बाद फिटबन होता है वो सभी को ताने मारने लगता है कि भैया तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, एकदम चूहे चूतिया सब हो। समझ नहीं आता आखिरकार तुमने मिथरल केव के ऊपर कब्जा किया कैसे। जो भी हो आज से वो केव हमारी है तो वहाँ पे अपने कदम भी मत रखना। अब डेरिल की ये बात थोड़ी ईगो पे लग जाती है। वो बोलता है कि सुन बे चूतिए, ये जो तुम्हारी पूरी टीम होती है मिलकर जायंट सरपेंट नहीं ढूंढ पाई थी ना, इस लौंडे ने अकेले ढूंढ लिया था, तो हमें तुम्हारी बकचोदी सुनने की कोई जरूरत तो है नहीं पहले। अब डेरिल वहाँ से जाने लगता है। तभी गास्टा होता है वो बोलता है कि नहीं यार मैंने ढूंढा भले था, मारा भाई ने। तभी अचानक से ये सुन के ही फिटबन के मुंह में उसके आ जाते हैं और गांव वाले जैसे ये बात सुनते सभी लोग होते हैं वो यहाँ पे हमारे लौंडे को हवा में उछालते और बोलते हैं कि भैया तुम्हें तो ए रैंक का एडवेंचरर होना चाहिए। अब जो कुछ हुआ होता है वो सारी बातें गास्टा होता है वो मारिका को भी बता देता है, जिसके बाद मारिका को बोलता है कतई गुस्सा कि नहीं यार हमारे लौंडे को ऐसा बोला उसको तो छोड़ेंगे नहीं। अब अगले दिन सेंट्रल गिल्ड के अंदर से बेस्ट फ्रेंड नाम का आदमी आता है जो कि यहाँ पे हमारे लौंडे डेरिल से बोलता है कि देख भाई नौकर तो और हमारी मीटिंग के बीच में तू मेडिएटर बन जा। बेस्ट फ्रेंड बताता है कि अगर तुम नहीं हुए तो शायद बात हो भी ना पाए। डेरिल होता है उसके गोल जाने की कोशिश करता है पर अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। उसके बाद वो मेडिएटर बन के होता है वो नौकर्स के पास चला जाता है। वो नौकर से समझा देता है कि देखो भैया तुम्हें बेस्ट फ्रेंड को होता है वो सामान देना चाहिए। सब नौकर्स होते हैं एकदम सही है, वो मान जाते हैं, जिसे देख के बेस्ट फ्रेंड बोलता है इसकी माँ का मैंने क्या गलत किया है। अब डेरिल होता है वहां से निकलने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि फिटबन वहां पे होता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे। तो फिटबन बताता है कि असल में वो बेस्ट फ्रेंड का पर्सनल बॉडीगार्ड है। तभी अचानक से डेरिल होता है वो हवा में एक है वो मैजिक कास्ट होने वाला सर्कल देखता है। वो सीधा होता है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके छत बाय छत होता है वो दीवार पे चढ़ता है और वो नोटिस करता है कि इसकी माँ का नीचे काफी सारे सोल्जर्स होते हैं और हमारा डेरिल उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो नोटिस करता है एक वाटर वॉल नीचे आ जाती है जहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि भाई देख हम फाइट नहीं चाहते हैं तो रुक जा। इस बंदे का नाम रिजेट होता है और अचानक से डेरिल होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ये नाम सुनते ही यहाँ पे जो रिजेट होता है वो जाके उसके गले लग जाता है। रिजेट डेरिल से बोलता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी छोड़ने के बाद मैंने जो है काफी ढूंढने की कोशिश की बट तू मिला ही नहीं। रिजेट पूछता है कि भाई आखिरकार इतने टाइम तक तू कहाँ रहा और क्या कर रहा है आजकल। तो डेरिल होता है उसे बताता है कि वो एक इंसान है और अब एक एडवेंचरर है। अब डेरिल यहाँ पे रिजेट से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो। तो रिजेट बताता है कि देखो जो डीमन लॉर्ड की आर्मी होती है वो लगभग होती है वो तबाह होने के ही मोड़ पे। लाइक न कमांडर्स के बीच में कुछ सिंक है न कुछ, ऐसे ही बस बकचोदी चल रही है। जहाँ बैश होता है वो सभी को फायर कर देता है या फिर अपना गुस्सा उनके ऊपर उतार देता है। रिजेट बताता है कि वो यहाँ पे मिथरल माइंस को चेक करने के लिए आया था और साथ ही साथ वो यहाँ पे हमारे डेरिल को बोलता है कि प्लीज यार भाई अपने साथ अपनी किंगडम वापस चलना। डेरिल बोलता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ और जो मुझे पसंद करते हैं। रिजेट को ये बात पसंद नहीं आती इसलिए वो एक वाटर टॉर्नेडो बनाता है और उसके अंदर यहाँ पे डेरिल को कैद करने की कोशिश करता है। डेरिल होता है उसे इजीली ब्रेक करके बाहर आता है और वो बोलता है कि भाई मेरे पास तेरे लिए एक अच्छा प्लान है। वो यहाँ पे मिथरल होता है वो बेचने के बारे में सोच रहा होता है और ये बात होता है वो बेस्ट फ्रेंड को बताता है। वो उसे समझाता है कि अगर हम ऐसी सेलिंग करते हैं तो हमें डीमन से कोई खतरा नहीं रहेगा। वैसे भी अगर हम ऐसे जबरदस्ती उस माइन के ऊपर कब्जा करके रखेंगे तो फ्यूचर में वो काफी ज्यादा दिक्कत करेगा क्योंकि जो डीमंस होते हैं उन्हें मिथरल की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और अगर हमें लड़ाई नहीं करनी तो सिंपल सी बात है जो मिथरल होते हैं हम रेगुलर प्राइस में बेच सकते हैं, उससे हम 4 गुना डीमंस को बेचेंगे। रिजेट भी बोलता है कि भाई मुझे भी ये डील मंजूर है क्योंकि हमारे डीमन आर्मी को भी इस चीज की जरूरत है। तभी फिटबिटन होता है वो बोलने लगता है कि भाई हम इंसानों को मारने वाले पे भरोसा नहीं कर सकते। जिसके बाद वो रिजेट
के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, पर डैरिल होता है वो अचानक से ही बीच में आ जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है। डैरिल समझाता है कि हिंसा किसी भी चीज का कोई समाधान नहीं है। फिर पीटन बोलता है कि देख भाई, अगर तू जो समझ रहा है वो करना चाहता है वो कर, वो तेरी मर्जी है, पर मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तभी बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि भाई यार रहने देना, वैसे भी तू सिर्फ मेरा एक बॉडीगार्ड है, उससे ज्यादा अपने आप को कुछ समझ मत। अब बेस्ट फ्रेंड होता है वो डैरिल के इस ऑफर को होता है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। अब कुछ समय बाद हमारा डैरिल होता है वो रास्ते रास्ते घूम रहा होता है एक ब्लैक स्मिथ को ढूंढने के लिए, क्योंकि जो मिथरल उसे मिले उसे प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा। वो एक जगह पे चला जाता है, तभी वहाँ पे उसे फिटअपन मिलता है जो कि बोलता है कि भाई तू थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि इस जगह पे अब मेरा साम्राज्य है। वैसे भी एक डी रैंक वाले को एक बी रैंक वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब डैरिल होता है वो वापस से अपने घर पे जाता है, जहाँ पे एनविल उसे बताते हैं कि अब जो फिटअपन होता है वो बेस्ट फ्रेंड का बॉडीगार्ड नहीं रहा है, जिस वजह से शायद वो थोड़ा गुस्से में है, जिस वजह से ही शायद उसने वो फोर्ज होता है वो हथियार लिया है। तभी अचानक से मारिका वहाँ पे आ जाती है और एकदम अदाओं के साथ बोलती है कि किसी ने हमें छेड़ दिया है। डैरिल को गुस्सा आता है कि भड़वे को मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी वो नोटिस करता है कि जिसे वो मारने का सोच रहा है उसके आगे तो खून खून पड़ा है। जब वो ध्यान से नोटिस करता है तो वो टोमेटो केचप होता है, नॉट एक्जैक्टली केचप बट होता है जो होता है। आप भैया बड़ो एकदम मजे लेने में कोई दिक्कत नहीं छोड़ रहा था। वो बोलता है कि बेटी तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, आकर्षित हो, सेक्सी भी हो, कहाँ चूतिए के चक्कर में पड़ रही हो बेटा। अब ये सुनते मारिका बोलती है कि सैया जी हमारे ऐसे उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं बोलने का। अब वो बुड्ढे को समझाती है कि देखो इस पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरी दुनिया में मुझे तो भैया डैरिल ही सबसे अच्छा एडवेंचरर लगता है। समझ रहे हो उसने कितने बड़े बड़े लॉन्डो लबाडो मॉन्स्टर को इजीली हरा दिया है। तो बड़ा होता है वो सोचता है कि क्या बात कर रहे हो, और अब वो डैरिल का हाथ अपने हाथों में ले लेता है और अचानक से ही एक बहुत ज्यादा पावरफुल रोशनी होती है वो डैरिल और उन दोनों के पास से निकलती है, जहाँ पे बड़ो बताता है कि हमारे डैरिल के पास जो चारों ऑरास होते हैं उनके ऊपर मास्टरी है। लाइक ऐसा बंदा तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, पर यार अगर करता है तो हम भी फायदा उठाएंगे। अब इसी के साथ ये बुढ़ा होता है अपने आप को रिवील करता है कि देखो भैया मैं दुनिया का साम्राज्य का सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा स्मार्ट ब्लैक स्मिथ हूँ और मेरा नाम स्मिथ है। मारिका को उस पर भरोसा नहीं हो रहा होता है, तभी वो बुढ़ा होता है वो अपनी हर चीज का होता है सबूत दे देता है। अब इन चीजों से हट के यहाँ पे जो बुढ़ाऊ होता है वो पूछने लगता है कि बेटा यहाँ पे फोर्ज कहाँ पे है। तो डैरिल बताता है कि देखो यार वो विलेज के एक पास तो है, पर वहाँ पे कोई और ही होता है वो अपना कब्जा लेके बैठा हुआ है। स्मिथ होता है वो बोलता है कि तू भाई चिंता क्यों करता है, मेरी नेगोशिएशन वाली स्किल होती है वो बहुत लेवल ऊपर है, मुझे एक मौका दे के देख। सबको शक होता है बुढ़ा कुछ तो करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ये बुढ़ऊ होता है वो उसके गले पड़ जाता है कि माय बाप प्लीज रहम कर दो हमके ऊपर। जो उम्मीद नहीं होती वो हो जाता है। जहाँ पे फिटअपन होता है वो बोलता है कि जा भाई कर ले यूज। अब वो लोग होते हैं वो अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे स्मिथ जी होते हैं वो मिथरल होते हैं वो पकड़ लेते हैं। पर एक बात ये क्लियर होती है कि मिथरल होता है वो एक बार राख में बदल गया तो भाई उससे कुछ नहीं हो सकता। पर बुढ़ऊ होता है वो नया चावल नहीं होता है, पुराना गेहूं होता है। इसलिए भैया प्रैक्टिस और कला की कोई कमी नहीं होती है। और अब ये बुढ़ऊ होता है जो अपने पास से होते है कि शानदार सी स्वॉर्ड बनाता है और उसे डैरिल को दे देता है। और अब डैरिल से बोलता है कि बेटा ऐसा करो अपने ऑरा का इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करके देखो। डैरिल बोलता है ठीक है भैया, और फिर वो तलवार उठाता है और पेड़ के ऊपर चलाता है जो कि मक्खन की तरह कट जाता है। तभी फिटअपन होता है वो स्मिथ के पास आता है और बोलता है कि सर जी ये जो कला है मुझे और मेरे साथियों को सिखा दीजिए, बहुत कृपा होगी। स्मिथ भैया बोलते हैं कि देखो भाई तुमसे चटवाएं भी ना और तुम ये क्या बातें कर रहे हो। अब फिटअपन को काफी गुस्सा आता है कि बहन का दिन ना मुझे आंखें दिखा के गया है, और अब वो डिसाइड कर लेता है कि डैरिल को तो नहीं छोड़ेगा। अब रास्ते में जा रहे होते हैं डैरिल वो सब, तो सोचने लगता है हमारा डैरिल तो आखिरकार इस गांव में एक न्यू वर्कशॉप कैसे बनाई जाए, क्योंकि फिटअपन होता है अब उसे वापस आने की मंजूरी तो देगा नहीं। तभी स्मिथ जी होते हैं वो ये रिवील करते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी एक फोर्ज होता है वो बना के रखा है। स्मिथ होते हैं वो बताते हैं कि उनके स्टूडेंट होते हैं वो उसे ऑलरेडी यहाँ पे ला चुके हैं। पर यहाँ पे डैरिल थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो बोलता है कि आखिरकार आपने ऐसा किया क्यों छोड़ो कैसे, क्योंकि ये काफी हार्ड और मजबूत है जिसकी वजह से ये भारी भी है, तो बिना मैजिक के कैसे उठाया। अब बुड्ढा सोचता है कि हाँ यार बात तो सही है। अब उसे समझ आता है कि किसी ने लंबा काट दिया है उसका। अब देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारा लौंडा होता है वो रिजल्ट से हेल्प लेता है। और भैया दोस्ती होती है तो भाईचारा होता है, जिस वजह से मना नहीं किया जाता है। तभी अचानक से गेस्टा होता है वहाँ पे आता है, वो नोटिस करता है कि उसने और रिजल्ट ने हाथ पकड़े रखा है, तो जिससे उसे कंफ्यूजन होती है कि भाईचारा इतना बढ़ गया यार, लाइक मैं कंपटीशन में हूँ ही नहीं। इसी दौरान जो रिजल्ट होता है वो बोलने लगता है कि देखो भाई मैं तुम्हारी हेल्प तो कर रहा हूँ बट मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लाइक वेपन्स बनाना ये मंजूर नहीं है। तो यहाँ पे स्मिथ जी होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं सिर्फ यहाँ पे डैरिल के लिए ही एक वेपन बना रहा हूँ। एक तरीके से ये शुक्रिया आता है क्योंकि उसने मिथरल माइंड को होता है वो वापस लिया है। अब बुढ़ऊ होता है वो पूरी मेहनत करता है कि लायक भाई डैरिल के लिए एक अच्छी चीज बनाएंगे, और पूरी मेहनत मशक्कत करता है। डैरिल होता है वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे फिटअपन मिलता है जो कि रास्ते में उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि देखो भैया सेंटर गिल्ड ने होता है वो सभी को धोखा दिया है। अब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें तो शायद तुम्हें मिले या फिर कट कटा के तुम्हारे जो हाथ में आए सो आए, मेरे साथ हाथ मिला लो, जिंदगी भर सुखी रहोगे। लाइक एक फोर्स बना लेते हैं, पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी हमें प्रॉफिट होता है वो अपने पास ही रखते हैं। पर डैरिल बोलता है कि देख भाई मुझे तेरा ऑफर बिल्कुल स्वीकार नहीं है,
जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। पर फिटबन को गुस्सा आता है, वो बोलता है ठीक है भाई, और अपने हाथ से अपना ग्लव निकाल के डैरिल की ओर फेंकता है और उससे बोलता है कि देख भाई ग्लव उठा के दियो। अब यहाँ पे डैरिल को नहीं पता होता ये डुएल के लिए एक प्रोसेस होती है, तो भैया अंधे चूतिए होते हैं वो उठा लेते हैं। अब यहाँ पे जो बकचोदी की होती है वो बात होती है, वो घर पे जाके सभी को बताता है। सभी बोलते हैं कि भैया तेरे लिए जीतना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो बी रैंक का और तू डी रैंक का है, और अगर ये फिटबन के हाथ में चली गई ये माइन तो फिर बहुत लफड़े होंगे। इसलिए वो डैरिल को सलाह देते हैं कि ऐसा करो भाई, डुअल गया तेल लेना है, चीजें कैंसिल करो। पर डैरिल को ये पता होता है कि अगर वो कुछ भी करे तो फिटबन वापस आएगा। तो स्मिथ जी होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा ऐसा करता हूँ मैं, तुम्हें होता है वो मिथरल वेपन कैसे यूज करते हैं वो सिखाता हूँ। अब पूरी रात जाके डैरिल होता है वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा होता है ये भाई जीतना है। तभी मारिका आती है, उसके लिए चाय कॉफी लाती है। वो लोग होते हैं वो साथ में चाय पीते हुए एंजॉय कर रहे होते मस्त। तभी मारिका पूछती है क्या तुम सच में डुअल लड़ने वाले हो? तो बोलता है कि हाँ भैया, मुझे जिन्हें बचाना है उनके लिए मुझे डुअल होता है वो लड़ना पड़ेगा। तो मारिका होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है करो, और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम भाई जीतने वाले हो कल, जिसके बदले में मैं तुम्हें अच्छा सा खाना बना के दूंगी, साथ में रात के मजे अलग से। अब ये सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं फिटबन और हमारे डैरिल होते हैं आमने सामने खड़े होते हैं। फिटबन होता है वो अपने सारे वेपन्स होता है वो यहाँ पे दिखाने लगता है। जब डैरिल अपना वेपन दिखाता है जो कि एक छोटी सी डैगर होती है, जिसे देख के फिटबन बोलता है अरे बेटे ये क्या लापरवाही कर रहे हो, तुझे क्या लगता है तेरी छोटी सी तलवार मेरे सामने कुछ कर पाएगी? ओके हो गया, इसके बाद नहीं ट्राई करूंगा। वो गला फाड़ के हंसने लगता है। अब मैच होता है वो शुरू होने वाला होता है। डैरिल को पता होता है कि अगर वो इस मैच में हारा तो उसके जो नॉकर्स हैं उनके साथ बहुत बुरा होगा। फिटबन अभी भी बोलता है कि भाई तेरे पास अभी भी चांस है, अभी हार मान ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तभी अचानक से हमारा लौंडा उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बोलता है कि बेटे यहाँ पे हाथ से लड़ाई करनी ना कि बातें चोदनी है। अब फिटबन को काफी गुस्सा आता है और अब वो डैरिल के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट डैरिल होता है वो इजीली होता है वो पीछे चला जाता है, जिसके बाद यहाँ पे वो दिखाता है कि इसकी छोटी सी डैगर कितने बड़े काम कर सकती है क्योंकि वो लंबी हो सकती है। पर स्पेशल ब्लेड होने का मतलब ये नहीं कि तुम मैच जीत सकते हो, क्योंकि फिटबन होता है उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। फिटबन को ये पता चल चुका होता है कि यहाँ पे डैरिल की जो चाकू है या डैगर है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है बट बहुत ज्यादा मजबूत है, और जब चाहे वो उसे अपनी मर्जी के हिसाब से उसकी शेप बदल सकता है। पहले तो डैरिल होता है वो फिटबन की होता है वो शील्ड तोड़ चुका होता है, और उसके बाद जैसे उसे मौका मिलता है वो उसकी तलवार के ऊपर भी होता है वो नजरें जमा के उसे भी तोड़ डालता है। एनविल होता है वो साइड से बोलता है कि देखो भैया हथियार ना हो तो सरेंडर कर दो, बट अचानक से वो अपने पास एक जायंट स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिटबन बोलता है कि देख भाई तूने मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा बवाल उठाए हैं जिस वजह से तुझे जिंदा छोड़ना मेरे लिए तो पॉसिबल ना है। अब डैरिल होता है वो अपनी स्वॉर्ड को या फिर नाइफ को होता है वो एक चाबुक बना लेता है। फिटबन होता है वो हवा में चला जाता है जिससे वो डैरिल के ऊपर अटैक कर सके, बट यहाँ पे डैरिल होता है वो अपने चाबुक का इस्तेमाल करता है और उसकी तलवार को कई टुकड़ों में तोड़ देता है, और जो अभी इम्पैक्ट और लड़ाई हो रही होती है उसका पूरा इम्पैक्ट होता है पूरे समाज पे, पूरे गांव पे पड़ा होता है। अब जो लोग ये सब देख रहे होते हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा जीत गया। अब खुशी मनाने से पहले डैरिल होता है वो बेहोश होने लगता है। मारिका आके उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे अपने दो बड़ी चीजों का आनंद देती है। अब कुछ वक्त बाद यहाँ पे जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो फिटबन की तरफ से हमारे डैरिल से माफी मांग रहा होता है। मारिका की तरह ही डैरिल का दिल भी काफी बड़ा होता है, नॉट फिजिकली। वो बोलता है देखो भाई तुमने लड़ाई झगड़ा किया, मुझे उससे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने घरों को या चीजों को नुकसान हुआ है उसको रिपेयर कर दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बेस्ट फ्रेंड होता है वो हमारे लौंडे को बोलता है कि तुम सेंट्रल गिल्ड के अंदर आ जाओ, तुम्हारा काफी फायदा है। ये बात सुनते ही मारिका होती है उसके तो एकदम परखच्चे उड़ जाते हैं। अब लौंडा होता है वो सोना में बैठा होता है, वो सोच रहा होता है कि सेंट्रल गिल्ड को अगर ज्वाइन करूंगा तो शायद मैं अपने माँ बाप को ढूंढ सकूं, असली माँ बाप को। तभी अचानक से सोना का दरवाजा खुलता है और एंटर करती है हमारी माँ अनुभवी सेक्सी लेडी मारिका। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लौंडे को अभी तक पता नहीं चला होता है, पर जब वो अचानक से यहाँ पे गास्टा के कंधे दबाने की जगह कुछ और दबा देता है तो वो फील करता है कि काफी ज्यादा मजेदार चीज है ये तो। अब डैरिल को यमराज होते हैं वो भैंसे के साथ साइड में ही दिख रहे होते हैं, वेल जो कि सैन्य में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मारिका बोल देती है कि ये सब चलेगा ठीक है कोई नहीं, क्योंकि जितने भी बचे मूवमेंट है वो मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, बिकॉज तुम्हारे आने के बाद हमारा विलेज होता है वो मरने से बच गया, उसका डैड होता है उसके ऊपर पूरा भरोसा करता है। मारिका यही बोलते है कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए वो उसका साथ और उसे सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। डैरिल रियलाइज करता है कि मारिका के चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होती है जो शायद अपने दुख हो या अपनी चाहतों को मारने के लिए रखती है, पर डैरिल यहाँ पे ये बोलता है कि चिंता मत करो, वैसे भी मैं ये ऑफर रिजेक्ट करने वाला था। मारिका बोलती है ऐसा क्यों? डैरिल बताता है कि जब मेरे पास रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना नहीं था तब तुमने मुझे घर दिया और खाना दिया, और अब मैं इस विलेज को छोड़ के कैसे चला जाऊं? और अब मारिका को रोना आ रहा होता है। तभी डैरिल होता है वो अपना हाथ होता है वो मारिका के गालों की ओर ले जाता है और बोलता है कि पहले मेरे पास सिर्फ ये 2 ही वजह थी, पर अब मेरे पास तीसरी वजह है जो कि तुम हो। अब आगे क्या हुआ होगा वो मैं तुम्हें एक साउंड इफेक्ट से बताऊंगा।
देखो ये मैंने अपने हाथों से ही ताली बजाई थी। ओके, अब हम डेमन एम्पायर को देखते हैं जहाँ पे बैश होता है वो अपने बाप से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी वो सामने नोटिस करता है कि वहाँ पे एक जायंट फायरबॉल आसमान में होती है जो कि उसके बाप ने ही बनाई होती है। अब उसका बापू बोलता है कि जंग के बाद जो मुझे इंजरीज आई थी वो धीरे धीरे करके ठीक हो रही है, तो सोचा अपने बच्चों के साथ खाना क्यों ना पेला जाए। खाना पेलते टाइम बैश का बाप बोलता है मुझे लगता है कि तुम डीमन आर्मी को अच्छे से लीड कर रहे होगे। मुझे पता है क्योंकि तुम्हारे साथ डैरिल है जो कि काफी स्मार्ट है, और अगर डैरिल ना होता तो मैं रिटायरमेंट कभी लेता ही नहीं, क्योंकि अगर डैरिल जब तक तुम्हारे साथ है तुम टॉप पे हो ये मुझे पता है। अब वो पूछते हैं हाँ बेटा वैसे डैरिल कहाँ है, तुम्हारे साथ नहीं आया? तो बैश बहाने मारने लगते है कि ऐसा कुछ नहीं है डैड, ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैंने उसे निकाला नहीं है, ये ना वो इसकी माँ का घोंसला। बूढ़ू समझ जाता है कि अब इसके घोड़े लगाने पड़ेंगे। वो पूरी टेबल उठाता और सीधा बैश के मुंह पे दे मारता है और उसे काफी कूटता और वो बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कब की मिल गई थी बेटा, अब सीधे वार्निंग दे रहा हूँ कि जाओ और डैरिल को ढूंढ के लाओ वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर डैरिल की इतनी बातें सुनने के बाद बैश को काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैं मरना स्वीकार करूंगा डैरिल को वापस लाने से अच्छा, और अब वो गुस्से के साथ वहां से चला जाता है। अब अगले दिन मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे एरिका यानी जो हमारी मारिका की मॉम होती है वो ढूंढ रही होती है कि मारिका तो यार मिल ही नहीं रही सुबह से, तो वो सारे कमरे चेक कर रही होती है। वो समझ जाती है कि दूध निकल चुका है। हम देखते हैं डैरिल होता है वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है पर थक चुका होता है क्योंकि पूरी रात भाई ने पूरी मेहनत की होती है ना। एनिमल देखता है और बोलते हैं इसे क्या हुआ, पर भाई का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा होता है कि यार बेटा यार बीमार है तो करते कुछ। पर यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिससे यहाँ पे उन दोनों की फट जाती है कि इन्हें पता तो नहीं चल गया। एरिका खुश होती है कि भाई तूने सही कदम उठाया और मैं तुझसे खुश हूँ। तभी अचानक से एनिमल होते हैं वो हमारे लौंडे को बुलाते हैं। डैरिल की फट जाती है कि नहीं गए आज तो एनिमल बोलता है भाई घबरा मत, मैं तो तुझे क्वेस्ट के बारे में बता रहा था। डैरिल होता है यहाँ पे एरिका की मदद कर रहा होता है, मतलब ब्लैंकेट उठवा रहा होता है। जब चलते चलते यहाँ पे एरिका होती है वो अचानक से डैरिल के कान में बोल देती है कि मुझे यकीन है कि तुम मारिका के साथ ऐसे ही नजदीकियां बढ़ाओगे। रास्ता क्लियर है भाई का। वो सोच रहा होता है कि अब बात इतनी आगे बढ़ी चुकी है तो मारिका का हाथ होता है उसके माँ बाप से मांग लिया जाए। तभी अचानक से यहाँ पे एनिमल पीछे तो बोलते बेटे इधर आइयो, हाथ में भैया कुल्हाड़ी, और ये बोलते हो कि हमें बात करनी होगी। एनिमल होते हैं वो डैरिल से बोलते हैं कि मैं और एरिका होते हैं और बूढ़े हो रहे हैं। डैरिल को लगता है कि पर्दा खुल चुका है, इसलिए वो सोचता है कि एनिमल बोले उससे पहले कन्फेस कर लेता हूँ। अब उन दोनों के जवाब आपस में क्रैश हो जाते हैं। जहाँ पे एनिमल होता है वो बोलता है कि मेरी जगह यानी मेयर होता है अब तुम बन जाओ। वहीं पे डैरिल बोलता है कि मैंने आपकी बेटी का मतलब एक्सप्लोर कर लिया पूरा। दोनों कंफ्यूज होते हैं बट यहाँ पे हमारा लौंडा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं मेयर बनने के लिए डिजर्विंग हूँ। एनिमल बोलते हैं कि भाई तूने मिथरल माइन को अपने अंडर लिया है, तेरी वजह से लोग हमारे गांव को अब जानते हैं और अब जितना वो हमारा घर है वो असलियत में तेरा भी गांव है। अब डैरिल होता है इस ऑफर को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। भैया इसकी बात तो पूरी हो गई। अब डैरिल अपनी शर्त यहाँ पे रख देता है। शर्त नहीं कन्फेशन होता है। वो बोलता है कि मुझे परमिशन दीजिए आपकी बेटी के साथ शादी रचाने की। मैं ये वादा करता हूँ कि पूरी जिंदगी उसे खुश रखूंगा, उसकी आंखों में आंसू ना आए, इस पूरी बात का पूरा ख्याल रखूंगा। और अब मैं इससे ज्यादा डायलॉग नहीं बकूंगा क्योंकि एक लौती वो है जिसने मुझे स्वीकारा है, मुझे अपने ही घर में जगह दी है और अपने दिल में भी। वो एक प्यारी सुंदर होशियार लड़की है। बाप के बाद बेटी के सामने भी सेम ऑफर रख देता है कि मारिका मुझसे शादी करोगी, इससे ज्यादा कॉपीराइट देगा। मारिका वो तो पहले से ही तैयार होती, अब तो एकदम क्रेजी हो जाती है, जाती है उसके गले पड़ जाती है और दरवाजा तोड़ के बाहर। पर इस बार भाई को चोट नहीं लगती क्योंकि भैया अपने आप को संभालता है और आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है जहाँ पे आपस में प्रॉमिस चल रहे होते हैं कि जिंदगी भर खुश रहेंगे, मजे करेंगे, चिल मारेंगे। तभी मारिका बोलती है कि सिर्फ हम दो नहीं बल्कि 3। देख लो भैया 30 साल की जवानी एक रात में फूक दी भाई ने। मजाक सेट के अब काफी सारे साल बीत जाते हैं जहाँ पे लक्स विलेज यानी इन लोगों का जो गांव होता है वो अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर चुका होता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान होता है वो स्मिथ का होता है जो कि अब चल बसा होता है। देखो अब उसके पास चाहने वाले काफी होते हैं, चाहे वो पूरा गांव हो या घर पे बैठा हुआ उसका बेटा। डैरिल ने अपने बच्चे का नाम ग्रैन रखा होता है जो कि उसके पालक बाप यानी कि उसकी परवरिश करने वाले इंसान के ऊपर रखा था। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तभी गास्टा होता है वो अचानक से डैरिल के पास आता है और वो बोलता है मैंने सुना है कि हीरोज होते हैं वो हमारे विलेज के पास आ रहे हैं। डैरिल को याद आता है कि जब वो डीमंस के लिए काम किया करता था तब शायद वो उस हीरो से एक बार मिल चुका है। वो कोई ज्यादा कमजोर या फिर जवान लौंडा नहीं होता बल्कि एक बुढ़ा होता है जो कि फाइटिंग में काफी अच्छा होता है, जिसने डीमंस को काफी पेला भी होता है। अब भैया मेहमानों का आओ भगत तो करना ही पड़ता है। अब डैरिल होता है वो वेट कर रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पे हीरो नहीं बल्कि उसकी बच्ची आई है और डैरिल को नहीं पता था इसके बारे में। इस लड़की का नाम रेडी होता है जो कि वो खुद ही बोलती है। वहीं पे जो उसके असिस्टेंट यानी बॉडीगार्ड होते हैं उनका नाम होता है शाशा एंड सटोमी और डैरिल होता है वो अपने आप को एज अ मेयर इंट्रोड्यूस कर देता है। रेडी बोलती है नहीं यार मुझे तो लगा था कोई मर्द होगा पर तुम। इसके बाद रेडी ये भी बताती कि जो पुराने हीरो थे यानी उसके फादर थे वो रिटायर हो गए क्योंकि उनको एक इंजरी आई थी। अब ये सुनते ही डैरिल को होती है वो थोड़ी शांति मिलती है, इसलिए वो चुपचाप अपना मास्क होता है वो नीचे कर लेता है। पर रेडी बोलती कि भैया छुपा ही लो तो ही सही रहेगा। और अब वो लोग होते हैं उस विलेज को होते हैं वो एक्सप्लोर करने लगते हैं। जहाँ पे चलते चलते रेडी होती है वो हमारे लौंडे को बताती है उनका मेन गोल यहाँ पे आने का है कि उन्हें मिथरल वेपन्स चाहिए
जिससे वो डीमन किंग को हरा सके। अचानक से रेडी होती है वो बोलती है कि मुझे इस विलेज में आके काफी अच्छा लगा क्योंकि लोग काफी अच्छे हैं और प्यारे हैं। देखो बेसिक स्क्रिप्ट होती है जो कि अपने हाथ में लिख के लाई होती है। डैरल बोलता है कि लंबी लंबी तो मैं भी फेंकता हूँ पर लिखता कभी नहीं हूँ। अब यहाँ पे डैरल उन्हें अपने घर पे ले जाता है जहाँ पे मारिका ने एकदम अच्छी व्यवस्था की होती है खाने पीने की। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तभी यहाँ पे रेडी की नजर होती है, वो जाती है ग्रैंड के ऊपर जो कि रो रहा होता है पर उसे क्यूट तो लग रहा होता है। अब रेडी होती है वो यहाँ पे खिलाना चाहती है ग्रैंड को, पर वो उसका ये मानना होता है कि नहीं भैया मैं सामने से नहीं मांगूंगी, एहसान जताऊंगी। इसलिए वो डैरियल से बोलती है अगर तुम थक गए हो तो मैं उसे गोदी ले लेती हूँ। डैरियल होता है वो बिल्कुल भी मना नहीं करता और ग्रैंड को उसके हाथों में थमा देता है और रेडी को उसके साथ खेलने में काफी मजा आ रहा होता है। पर ग्रैंड होता है वो ओजी होता है, वो खेलना शुरू कर देता है कुछ बड़ी चीजों के साथ में। डैरियल दूर से खड़े होकर बोलता है कि भैया औलाद तो मेरी ही है, कुछ भी कह लो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पे डैरियल होता है वो रेडी को उठाने जाता है जहाँ पे वो एकदम आधी नींद में होती है, बाहर आती है। उसको याद नहीं रहा होता है कि वो एक हीरो है। उसके सबॉर्डिनेट उसे याद दिलाती है कि भैया आप हीरो हो यार। जैसे ही उसे याद आता है कि वो फट से गेट बंद करके 1 सेकंड में कपड़े बदल के बाहर। अब वो लोग होते हैं वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं जहाँ पे रेडी होती है वो बताती है उनका पहला टास्क तो है कि अपने लिए वेपन्स तैयार करना। एनविल होते हैं वो डैरियल से बोलते हैं कि देखो जहाँ तक मुझे लगता है ये काम तो तुम संभाल ही लोगे। अब वो लोग होते हैं वो फौज के अंदर होते हैं वो आ जाते हैं। डैरियल बताता है कि इस जगह पे हम लोग होते हैं वो अपने सारे वेपन्स को क्रिएट करते हैं। कैसे मिथ्रल होता है वो फॉर्म जनरेट करता है। वो साथ में से ये भी बताता है कि एक जो मिथ्रल होता है वो कैसे होता है, वो ऑरा एनर्जी को सेंस करता है। तो सातोमी होती है वो यहाँ पे एक तलवार लेती है और अपने ऑरा को दिखाने लगती है। ऑरा होता है वो एकदम अच्छा सा इम्पैक्ट डाल रहा होता है, कहता है एकदम माल लग रही है भाई। तो अब रेडी भी होती है वो बोलने लगती है कि यार मेरे को भी एक वैसा वेपन चाहिए। तभी डैरियल होता है वो यहाँ पे एक नए लौंडे को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम सकाय होता है। डैरियल बोलता है कि हमें हीरो के लिए वेपन चाहिए। अब सकाय आंखों से अंधा और गांड से बहरा होता है, इसलिए वो उसके सबॉर्डिनेट शेजा के पास चला जाता है। डैरियल बोलता है कि बिल्कुल गलत लाइन में जा रहा है भैया। अब जैसे सकाय होता है इस बात को एकदम रियलाइज कर लेता है, वो जाता सीधा होता है वो हीरो का हाथ पकड़ लेता है। अब रेडी को लगता है कि साला सकाय एकदम ठरकी है। तभी सकाय बताता है कि उसका जो ऑरा है वो कहता है कि स्लैश बेसिकली स्वॉर्डमैनशिप। ये सुनते ही रेडी बोलते ठीक है भरोसा हो गया तुम पे। अब रेडी होती है वो उसे बताने लगती है कि इस विलेज में आने का उनका एक और रीजन है, उन्हें अपने टीम के लिए एक चौथा मेंबर चाहिए। गास्टा होता है वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है कि नहीं यार फाइनली मुझे भी जॉब मिलेगी। अब ये बात होती है पूरे गांव में अनाउंस कर दी जाती है। तो यहाँ पे एक टूर्नामेंट रखा जाता है और सभी लोग होते हैं इस चीज के लिए एक्साइटेड भी होते हैं। पर रेडी को यही लगता है कि इस गांव में वैसे कोई खास लोग हैं भी नहीं, पर 26 लोगों ने तो कंपटीशन लिया होता है। पर सीन यहाँ पे ये होता है कि सामने जो लौंडे होते हैं लौंडे पड़े वो वेपन रख सकते हैं जो मर्जी चाहे, पर जो रियल हीरोज हैं उनके वेपन्स है एक लकड़ी की स्टिक, कुछ बर्तन, फिर से लकड़ी की स्टिक। मतलब बेसिक ये हीरोज हैं। अब ये देख के सबको लगता है कि साले बड़े पागल हैं क्या, इसलिए उनको लगता है भैया मामला क्लियर है। वो सारे लोग होते हैं वो एक साथ अटैक कर देते हैं, बट कुछ ही पलों में वो लोग हार भी जाते हैं। अब हीरोज की टीम को लग रहा होता है कि नहीं यार ये सारे फुद्दू लोग ही हैं। अब रेडी होती है वो इससे पहले भी काफी सारे गाँव में जाके आई होती है और उसे अभी तक कोई भी फोर्थ बंदा नहीं मिला होता है और इस गांव में भी कोई खास बात नहीं है। तभी एक पेड़ के सहारे से उसे कुछ आता हुआ दिखता है जिससे वो तुरंत ही बच जाती है। तो हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि गैस्टा होता है जो कि अपनी तीरंदाजी दिखा रहा होता है। अब रेडी जैसे इसे नोटिस करती है वो सीधा होती है वो गास्टा की ओर होती है, भागने लगती है। वो गास्टा के होते हैं वो सारे अटैक को डॉज कर रही होती है और उसे लग रहा होता है कि लौंडा पावरफुल है, पर इतना भी नहीं। इतने में ही गास्टा होता है वो जितने भी तीर उसके नीचे पड़े होते हैं उन्हें कंट्रोल करने लगता है, पर वो उसे भी इजीली मैनेज कर लेती है। तभी गास्टा होता है वो अपना एक फाइनल अटैक तैयार करता है और उसकी ओर फेंकने लगता है। रेडी होती है वो अपने पास से थोड़ी लाइट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से गास्टा होता है वो थोड़ी देर के लिए अंधा सा हो जाता है। अब रेडी अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाली होती है जिसका नाम होता है स्काईरेन। वो उसे आगे बढ़ाए उससे पहले ही अचानक से नीचे से एक सेब ऊपर आ जाता है। रेडी ये देख के थोड़ी हैरान हो जाती है और हमें पता चलता है ये फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा डैरियल होता है। और अब रेडी नीचे आती है और उसे पता चलता है कि डैरियल इन सभी में सबसे ज्यादा होशियार और ताकतवर लग रहा है। अब गास्टा होता है वो रो रहा होता है कि यार फिर से मैं नाकामयाब होगा और दूसरे को अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाया। मुझे ये सीन काफी अच्छा लगा था। अब गास्टा होता है वो रो रहा होता है तो डैरियल बोलता है कि देख भाई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे विलेज का सबसे ज्यादा पावरफुल एडवेंचरर तू ही है। तभी अचानक से रेडी होती है वहाँ पे आ जाती है और सेब उसकी ओर फेंकते हुए बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक डुएल करना है और मुझे तुम्हारी एबिलिटीज देखनी है। डैरियल बोलता है कि जब से मैं मेयर बना हूँ मैंने एडवेंचरर का काम छोड़ दिया है। रेडी बोलते है कि मुझे तुमसे वो ऑरा फील हो रहा है जो कि हमारे लास्ट हीरो का था। और अब रेडी बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी असली पावर सामने आए, पर डैरियल उसे इजीली ब्लॉक कर देता है। अब रेडी उसके ऊपर एक और अटैक करे उससे पहले ही हमारा डैरियल होता है वो अपनी तलवार से होता है उसकी स्टिक को पकड़ लेता है।
अब वो हवा में जाते हुए अपने चाकू को तलवार बना लेता है और उसके पैर को पकड़ के उसे हवा में उछाल देता है। पर यहाँ पे वो हार मानने के मूड में नहीं थी, बल्कि अपनी स्पीड की रफ्तार दिखाते हुए वो यहाँ पे डैरिल को हराना चाहती थी। पर डैरिल उसके हर अटैक को ब्लॉक करते हुए ऊपर चढ़ जाता है, तो रेडी गुस्से में होती है, वो पूरे के पूरे पहाड़ को ही आधा कर देती है। अब रेडी के सारे साथी समझ चुके होते हैं कि वो इस मैच में अपना पूरा पोटेंशियल लगा रही है, पर जब रेडी होती नोटिस करती है कि हमारे लौंडे को खरोच तक नहीं आई, वो थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। रेडी समझ जाती है कि जिस चौथे बंदे को वो ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारा डैरियल ही है, और यहाँ पे हार मानने की कोई बात ही नहीं थी, जिस वजह से रेडी अपने फाइनल अटैक को करने वाली होती है, वही अपना स्काईरैन। डैरियल को याद आता है कि जो टेक्निक वो भी यूज कर रही है वो उसे पहले भी देख चुका है लास्ट डीमन और हीरोज की फाइट में। अब रेडी होती है वो तो यहाँ पे स्काईरैन अटैक कर देती है, बट यहाँ पे लौंडा होता है उसके अटैक को एकदम कॉपी करता है और उसका एक स्काईरैन कर देता है। अब चारों तरफ ही कोहरा ही कोहरा। अब यहाँ पे रेडी एकदम कंफर्म कर चुकी होती है कि नहीं यही लौंडा हमको चाहिए, जिसके बाद पूरी की पूरी टीम होती है वो डैरियल के पास जाती है और बोलती है कि प्लीज हमारे पार्टी के मेंबर बन जाओ। डैरियल वाज लाइक नहीं यार मूड नहीं है, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पे डैरियल होता है वो अपने बच्चे को खाना खिला रहा होता है। तभी रेडी वहाँ पे आ जाती है और पूछने लगती है कि आखिरकार उसने मना क्यों किया। तो डैरियल बताता है कि वो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखना चाहता है। ये बात एकदम सही हो सकती थी, पर रेडी को इस बात पे हल्का सा भरोसा नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो तब तक ट्राई करती रहेगी जब तक वो राजी ना हो जाए इस काम के लिए। तभी डैरियल अपने मन में बताता है डोरोए, एक रीजन जिसकी वजह से वो डीमन से फाइट नहीं करना चाहता, जिसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ता है। जब डैरियल होता है वो डोरोए के साथ डेट पे आया होता है, जहाँ पे डोरोए ने बताया होता है उसका मेन गोल ये है कि वो सारे बच्चों को बचाना चाहती है। डोरोए का मानना होता है कि डीमन कॉन्टिनेंट पे जो भी बच्चा है उसके चेहरे से कभी स्माइल जानी नहीं चाहिए, और यही मानना अभी हमारे लौंडे का होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे रेडी और साटोमी होते हैं, वो डैरियल का पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग उसकी हर छोटी से बड़ी चीज के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, चाहे वो सकाई को मोटिवेशन देना हो या पुराने मेयर के साथ क्लीनिंग करते हुए बगैती पेलना हो। सिंपल शॉट ये होता है कि हमारा लौंडा होता है पूरे गांव का फेवरेट होता है और सभी की मदद करता है, और इन दी एंड सभी जानवरों को प्यार भी करता है। अब ये देख के साटोमी और हमारी रेडी को लगता है कि देखो यार लौंडा तो बहुत अच्छा है, सुशील संस्कारी। डैरियल अभी एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता है। देखो साटोमी का मानना होता है कि डैरियल अपने सुखी संसार में काफी खुश है, इसलिए शायद वो नहीं आना चाहता, पर रेडी को ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही होती है, इसलिए वो चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल जाती है और वो डैरियल को अपने पास बुलाती है। अब थोड़े टाइम बाद डैरियल वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे रेडी होती है उससे पूछती है तुमने जो स्काईरैन अटैक किया था वो प्रीवियस हीरो से एकदम सिमिलर था। डैरियल बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ एक याद अटैक को देख लिया और उसे सीख लिया, ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनते ही रेडी को काफी गुस्सा आता है और वो सीधी अपनी तलवार उसके गर्दन पे तान देती है। वो बोलती है कि आखिरकार वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है जो कि ह्यूमन लिमिट्स को चैलेंज करता है। रेडी उसके ऊपर अटैक तो करती है बट डैरियल उसे इजीली डॉज कर लेता है। रेडी बोलती है कि तुम्हारे ऑरा लेवल होते हैं वो एकदम हाई पे हैं और फिर भी तुम भाग रहे हो, तुम्हें पता है इसका मतलब तुम एक कायर हो। डैरियल बोलता है कि मैं कमजोर या कायर नहीं हूँ, पर सिंपल सी बात है डीमन लॉर्ड की आर्मी भी होती है, वो अभी लड़ाई झगड़े की कोई मूड में है नहीं, और अगर ह्यूमंस भी इस वॉर को छोड़ देंगे ना तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उसकी डीमंस और ह्यूमंस दोनों में दुनिया है जिन्हें वो तबाह नहीं करना चाहता। रेडी ये समझ जाती है कि यहाँ पे डैरियल होता है वो एकदम साफ दिल का है, उसका दिल काफी बड़ा है, पर वो उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करता है जो रेडी यहाँ पे लेके आई थी। पर यहाँ से खाली हाथ भी नहीं जा सकती, इसलिए वो उसे बोलती कि डैरियल तुम मेरे मास्टर बन जाओ और मुझे पर्सनल ट्रेनिंग दो। अब डैरियल को लगता है कि इतने प्यार से कह रही है तो ठीक है मान जाते हैं, क्या दिक्कत है। अब अगली तरफ देखते हैं कि रिज़ेट होता है वो यहाँ पे डैरियल से मिलने आया होता है, जहाँ पे वो ग्रैंड को खिला रहा होता है और बोल रहा होता है कि साले तू तो अपने बाप के ऊपर ही गया पूरा का पूरा। तभी रिज़ेट बोलता है बाय द वे ब्रदर हीरोज कहाँ पे हैं? वो बोलते हैं कि वो उन्हें कुछ सामान चाहिए था तो खरीदने चले गए। उनकी बातें आगे बढ़े उससे पहले ज़ेबेंटस होती है वहाँ पे आ जाती है और रिज़ेट से बोलती है कि अरे भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और डैरियल की फटी पड़ी होती है कि अब तो काफी राज खुलेंगे। ज़ेबेंटस होती है वो रिज़ेट को एज अ ह्यूमन टूल इस्तेमाल करने लगती है, क्योंकि ये बात छुपाई होती है कि हमारा लौंडा लपड़ा इतने 3-4 सालों से यहाँ पे रह रहा है। तभी अचानक से मारिका होती है वहाँ पे आ जाती है और सामने होती है वो, जैसे ज़ेबेंटस को देखती है वो बोलती है अरे तुम्हारे नए दोस्त आ गए, मिलाया नहीं तुमने। तो अब मारिका होती है एज अ सुशील संस्कारी लड़की यहाँ पे उसके लिए खाना वाना लेने चली जाती है। वहीं ज़ेबेंटस होती है वो यहाँ पे डैरियल से बोलती है कि तुम्हें वापस देख के मुझे काफी खुशी हुई। अब ये सुनते ही अचानक से यहाँ पे मारिका के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो वाइन की बोतल का कैप होती है वो ऐसे फेंक के मारती है उसकी और उसकी फट जाती है। ज़ेबेंटस वाज लाइक कि नहीं भाई हमें पंगे लेने ही नहीं है। अब डैरियल होता है उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे कर क्या रही है। तो ज़ेबेंटस होती है वो बताती है कि वो तो यहाँ पे मिथरल ढूंढने के लिए इस विलेज में आई है, बट मुझे ये भी पता चल चुका था कि डैरियल ही होता है वो यहाँ पे डीमन रिलम को मिथरल होता है वो सेंड कर रहा है। और अब तो एकदम रुआब में आके वो बोलती है कि डैरियल जितने भी मिथरल होते हैं वो सारे मेरे हवाले कर दो। डैरियल बोलता है कि चल भी घोड़ी, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। तो ज़ेबेंटस बोलते हैं कि अच्छा तो तेरी जिंदगी प्यारी नहीं है।
तभी पीछे से मारिका देखती है। बस देखने मात्र से यहाँ पे ज़ेबेंटस कांपने लगती है। क्यों, हिला डाला ना। अब वो लोग होते हैं वो जंगल से चल के जाने लगते हैं। तभी अचानक से ज़ेबेंटस होती है वो एक पेड़ की ओर निशाना लगा के अटैक करती है। वो बोलती है कि अगर उसने मिथरल होते उसके हवाले नहीं किए तो अगला अटैक उसके ऊपर होगा। तो डैरेल को लगता है कि फाइट करना ही सही रहेगा। यहाँ पे डैरेल होता है वो अपना वेपन निकाल लेता है और ज़ेबेंटस होती है वो अपने अटैक की तैयारी कर रही होती है। ज़ेबेंटस को अटैक करे उससे पहले ही डैरेल होता है वो हवा में चला जाता है और सीधा ज़ेबेंटस के ऊपर अटैक करने लगता है, पर वो उससे बच जाती और उसके ऊपर एक अटैक करती है, पर डैरेल उसे इजीली डॉज कर लेता है और उसे शॉक कर देता है। अब ज़ेबेंटस होती है वो अलग ही नशे में। वो बोलती है कि नहीं ये वाला काउंट नहीं होगा, हम फिर से करेंगे। तो अब कुछ घंटे ये प्रोसेस होती है वो चलने लगती है। लाइक दे धड़ाम फाइट हो रही है। ज़ेबेंटस कसम से हार नहीं मान रही होती है। अब ज़ेबेंटस होती है वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को करने वाली होती है। तभी डैरेल होता है वो स्काई रेन अटैक का इस्तेमाल करके उसे रोकता है, जिसके बाद ज़ेबेंटस होती है बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। पर डैरेल होता है उसे बचाने की एक कोशिश तो करता है और ऊपर जंप मारता है। वो कुछ तो पकड़ लेता है, पर क्या वो तो अब बताऊंगा। वो दोनों जमीन पे गिरने लगते हैं तो रिजेट होता है अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके उसे नीचे ले आता है। जब यहाँ पे ज़ेबेंटस खुद को संभालती तो वो बोलती है कि एक चीज मिसिंग है, जो कि उसके अंडरवेयर होती है, जो कि डैरेल के पास होती है। तो अब यहाँ पे ज़ेबेंटस होती है वो रोना शुरू कर देती है कि साला भड़वा नहीं तो। अब मैं ये सारी बात होती है वो मारिका को बताऊंगी। डैरेल वाज लाइक डील एक्सेप्टेड मैडम, मिथरल चाहिए ना, ले जाओ सारे आपके ही हैं। ज़ेबेंटस यही नहीं मानती है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी तलवार की डिट्टो कॉपी चाहिए। तो भैया अपने फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहाँ पे वो सकाई का ऑर्डर देता है कि भैया जो बोल रहा हूँ कर दे, जिसको जो चाहिए दे दे। तभी अचानक से रिजेट होता है वो डैरेल से बोलता है भाई तू लेट तो नहीं हो रहा ना। डैरेल बोलता है क्या बोलना चाहता है भाई। तभी उसे याद आता है कि अब लग गए घोड़े, क्योंकि जो हीरो यानी रेडी होती है वो लगभग आने ही वाली होगी। डैरेल वहां से जाए उससे पहले ही वो सकाई से बोल देता है कि भाई जितना टाइम तू ले सकता है ले ले। अब रेडी होती है वो गांव के अंदर एंटर करे उससे पहले ही हमारा लौंडा होता है वो रेडी के पास चला जाता है। डैरेल को वहां देख के रेडी भी खुश होती है। लाइक शी वाज एक्सपेक्टिंग कि वो बोलेगा कि हाँ मुझे मंजूर है आपकी डील, मैं आपका 4th मेंबर। पर डैरेल बोलता है कि 1000 बार हिलाओ अपनी तलवार को। अब वापस से होता है वो वर्कशॉप पे जाता है जहाँ पे अभी तक होता है वो काम चल रहा होता है। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब डैरेल होता है वो रेडी को अंदर आने की परमिशन देता है। अब हम सोनाबाद को देखते हैं जहाँ पे सकाई होता है वो एक चीज के अंदर छुपा होता है। सकाई भी हार मान चुका होता है, इससे ज्यादा अगर मैं बकेट के अंदर आ तो भैया यहाँ भूत बन जाएगा मेरा। वो भाग जाता है भाई। सकाई का एग्जिट होता है और रेडी की एंट्री होती है और अचानक से दोनों का पर्दा खुल जाता है। डैरेल होता है बाहर से आवाजें सुन रहा होता है कि अब क्या होगा। अब दोनों होते हैं वे एक दूसरे को तो पहले ही पहचान चुके होते हैं कि भैया क्या कुछ सीन है। बात हाथ से ना निकल जाए इसलिए हमारा लौंडा अंदर आके हाथ से पकड़ लेता है, एक्चुअली पकड़ लेता है। दोनों लड़कियां बोलती हैं कि देखो यार हाथ की दूरी और यहाँ पे उसके गाल की दूरी एडजस्ट कर लो, थप्पड़ पड़ेगा लपा के। दोनों खींच के चपेट मारती हैं उसके गाल पे। अब डिनर हो रहा होता है जहाँ पे मारिका उसे ये बोल के चली जाती है कि हम तो फिर से बात कर ही लेंगे, और रेडी भी ये बोल रही होती कि आइंदा अगर उन चीजों पे हाथ लगाया तो हाथ ही नहीं बचेगा। सेम बात होती है वो यहाँ पे ज़ेबेंटस बोल देती है। तभी रेडी बोलती है तुम डीमन जनरल के साथ क्या कर रहा है भाई। तो डैरेल होता है वो रिवील कर देता है कि ये है तो वो एक ह्यूमन, पर उसे पाला पोसा एक डीमन ने। तो बस बात इतनी है। तभी मारिका वहाँ पे आती है और वो बताती है कि जब यहाँ पे लौंडे ने प्रपोज किया था उसे तो उसने सारी बात पहले ही क्लियर कर दी थी, पर फिर भी मारिका ने उसे एक्सेप्ट किया था। रेडी बात समझती है बट उसका अभी भी यह मानना होता है कि एक डीमन के इस विलेज में रहना सही नहीं है। तभी मारिका बोलती है कि देखो यार बातें और बकचोदी करके कभी भी मैटर सॉल्व नहीं होता, खाना खाओ रात में जो तुम्हें करना है करो। अब यहाँ पे वो लोग रुक नहीं रहे होते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग घर से भागते हैं और सीधा जाते हैं वर्कशॉप की ओर। सब पता क्लियर हो चुका होता है। डैरेल सोच रहा होता है कि लड़कियों की इतनी शॉर्टेज नहीं है मेरे पास। अब अगले दिन डैरेल होता है वो आगे आता है तो नोटिस करता है कि रेडी और ज़ेबेंटस होती हैं, उन्होंने पूरी रात जाग के होते हैं वेपन बनवाए होते हैं सकाई से। सकाई की माँ का घोंसला। अब वो लोग अपनी फाइट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले ज़ेबेंटस होती है वो अपने विंग्स को होती है बाहर निकालती है और आसमान की ऊंचाइयों में। ज़ेबेंटस होती है वो रेडी के ऊपर अटैक करती है, पर रेडी होती है वो अपना अटैक करके उसे काउंटर कर लेती है। और अब वो दोनों ही होते हैं वो इंस्टेंट फाइट कर रहे होते हैं विद फैन सर्विस। इतने में मारिका भी होती है वहां पे आ जाती है खाना वाना लेके ग्रैंड के साथ में। अब वो दोनों होते हैं वो अपनी फाइट कंटिन्यू करती हैं, जहाँ पे रेडी अटैक करती है फिर ज़ेबी अटैक करती है, पर हार उन दोनों में से कोई भी नहीं मानना चाह रहा होता है। अब रेडी को एक मौका मिलता है जिसके बाद वो उसकी तलवार दूर करती है और ज़ेबेंटस को जमीन में दे मारती है। उसके बाद उसकी ही तलवार उसके ही साइड में फेंक देती है। फिर ज़ेबेंटस होती है वो एक टॉर्नेडो को समन करती है। रेडी भी होते हैं अपने पावरफुल अटैक को तैयार करके उसके ऊपर फेंक देती है, क्योंकि अब ये दोनों अटैक आपस में टकराएंगे तो काफी बड़ा धमाका होगा, जिस वजह से साटोमी होती है वहाँ पे एक बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है। और अचानक से यहाँ पे डैरेल भी होता है उसकी कॉपी कर लेता है। तो साटोमी बोलती है ये कैसे किया, तो बोलता बस कॉपी चलती अपनी। तो अब इसी बीच में हमारा ग्रैंड होता है उठ जाता है और भैया उसकी नजर एकदम पार्क ही होती है। वो चला जाता है कि नहीं अब तो 2 चीजों के नहीं 4 चीजों के साथ खेलूंगा। भैया अपना गोल गोल घूमते हुए पहुंचने लगता है। तभी अचानक से ऊपर से एक चट्टान टूट के उसके ऊपर गिरने वाली होती है
तो डेरिल चुपचाप आता है और उसे पकड़ लेता है। फिर रेडी बीच में आ जाती है और रेडी के ऊपर होती है यहाँ पे जेपेंटस आ जाती है और यहाँ पे उन्हें बचा लेती है। डेरिल समझ जाता है कि उसका जो बच्चा होता है वो काफी शरारती है, हरामी भी है, बस खेलना चाहता है। अब जेपेंटस और रेडी की होती दोस्ती हो जाती है। लाइक अब दुश्मनी नहीं है तो लड़ना क्यों है। मारिका को काफी अच्छा लग रहा होता है कि अगर बिना लड़ाई झगड़े की जिंदगी चले तो कितनी क्लीन होगी, और ऐसी ही जिंदगी हमारा लौंडा भी चाहता है। अब कुछ दिनों बाद शशा होती है, वो प्रीवियस हीरो को यहाँ पे ले आती है। हमारे हीरो का नाम लैंसडेल होता है। तभी जेपेंटस बाहर आते और बोलती कि डेरिल खाना तैयार है, अंदर चलो। अब डेरिल की फट जाती है कि लैंसडेल को अगर ये पता चला कि ये कौन है तो सही में लग गए घोड़े। डेरिल बोलता है कि अगर इसकी जान बचानी से भगाना पड़ेगा और चुपचाप वो जेपेंटस के कान में बोलता है कि भाग जा बहन। वो उसे ये भी बताता है कि लैंसडेल होते हैं वो वही हैं जिन्होंने ग्रैंड बाजा के अटैक को सर्वाइव किया था। अब यहाँ पे माहौल एकदम खतरनाक चल रहा होता है। तभी एक बच्चा वहाँ पे आता है। डेरिल की फटी पड़ी होती है, अब तो कुछ गलत होगा, पर तभी अचानक से ये बंदा होता है, वो खेलने लगता है बच्चों के साथ। अब लैंसडेल को देखते काफी सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे आते हैं और उसके साथ खेलना शुरू करते हैं। और जितने भी गाँव के लोग होते हैं, भैया हीरो आया है तो मिलाने तो लाएंगे ही, आ जाते हैं सभी मिलने। अब कुछ देर बाद लैंसडेल होते हैं, वो जेपेंटस के साथ हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं काफी नरम है। डेरिल होता है, वो जेपेंटस को समझाता है कि अगर तुमने मैजिक यूज किया ना तुम तो गई। तभी डेरिल लैंसडेल से ये भी पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बताते हैं कि असल में वो यहाँ पे रेडी को लेने आए हैं, क्योंकि मैंने सुना ये कुछ नहीं कर रही है, प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पे घूम रही है, तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है बेटे। लैंसडेल का ये भी मानना था कि उसके बाद अब इस लड़की को ही हीरो बनना है, तो अब वो उसे पर्सनल ट्रेनिंग देने वाला है, क्योंकि पिछले वॉर के दौरान जो गंभीर रूप से घायल हुआ तब ठीक हो गया। डेरिल समझ जाता है एकदम बढ़िया मौका है, अब इस मूवमेंट का फायदा उठा के वो जेपेंटस को यहाँ से भगा सकता है। तभी लैंसडेल बोलते हैं कि बाय द वे भाई जो खिड़की के बाहर चूते उधक रहा है वो कौन है। अब रेडी होती है, वो लैंसडेल के सामने होते हैं, वो प्रैक्टिस करने लगती है, मतलब एक बैटल जहाँ पे वो बिना कुछ मेहनत एफर्ट के होते हैं, वो ऑटोग्राफ साइन करते करते उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। और जब वो फाइनल अटैक करती है तो उसे 2 उंगलियों से ही रोक लेते हैं कि भैया अब तुमसे ना हो पाएगा, और धरती पे पटक देते हैं। हालांकि हार गई होती है। तो लैंसडेल होते हैं, वो बोलते हैं कि भले ही तुम हारी हो पर काफी ग्रो कर लिया, कैसे किया है। तो यहाँ पे बताती है कि डेरिल होता है उसे सब कुछ सिखा रहा होता है। रेडी उन्हें ये भी बताती है कि जिन एडवेंचरर से मिली है वो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिससे अब ये बंदा होता है वो एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि नहीं भैया अब तो तुझसे ही लड़ूंगा। सभी को लग रहा होता है कि डेरिल सामने गया तो यहाँ पे पिल जाएगा, सब मना कर रहे होते हैं, पर गास्टा को पूरा भरोसा था कि भाई को अपने कुछ नहीं होगा। सभी विरोध कर रहे होते हैं, वो निरोध कर रहा होता है। अब गास्टा की होती है, वो थोड़ी इज्जत रखने के लिए डेरिल भी मान जाता है, पर जब वो लैंसडेल को देखता है और जैसे ही वो उनकी ऑरा फार्मिंग देखता है, भैया सरेंडर सफेद कपड़ा लहरा चुका हूँ मैं, वो बोलता है कि देखो ऐसा करते हैं हम खाने के बाद इसे कंटिन्यू करेंगे, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। लैंसडेल बोलते हैं अच्छा ठीक है भैया, मान गए। अब वो लोग होते हैं वो आराम से पेड़ की छत्र छाया में बैठ के अपने खाने को दबा रहे होते हैं। जहाँ से जेपेंटस होती है उसे पीछे से घूरे जा रही होती, देख रही होती है। उसे लग रहा होता है कि लैंसडेल होता है वो चूतिया है, तो एफर्ट क्यों मारने। तभी ये कपड़ा उसकी ओर उड़ के आने लगता है। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे पकड़ने लगती है। मे बी ये नॉर्मल हो सकता था, पर लैंसडेल होता है वो हवा में बदलाव देख के समझ जाता है कि कुछ तो घोटाला है। वो अपने पास अपने नानचक निकालता है और उसे हवा में थ्रो कर देता है, और सीधे वो होता है वो जेपेंटस के कपड़े में जाके चुप जाता है, जिससे वो एक ही जगह पे रुक जाती है। तभी अचानक से लैंसडेल होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि जब मुझे पता लग ही गया है कि तुम एक इंसान हो तो खत्म कर देता हूँ ना। वो उससे कुछ करे उससे पहले ही डेरिल वहाँ पे आके उनके अटैक को रोकता है। लैंसडेल बोलते हैं कि बीच से हट जा बेटे, बाद में लड़ाई करेंगे। डेरिल बोलता है कि वो किसी भी हालत में उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, क्योंकि उसने ग्रैंड बाजा से ये हमेशा सुना है कि लैंसडेल एक दरिंदा है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। डेरिल समझ जाता है कि अब उसे सारी लड़ाई अपने दम पे लड़नी है, इसलिए वो एक अटैक करता है। लैंसडेल होते हैं वो इजीली बच जाते हैं और ऊपर उड़ जाते हैं। वो जेपेंटस को कुछ करें उससे पहले ही डेरिल होता है उनके ऊपर एक अटैक करता है, बट वो उसे भी डॉज कर लेते हैं। अब डिस्ट्रैक्ट हो ही चुके होते हैं। तभी डेरिल होता है वो चाबुक बनाता है और जेपेंटस को वहां से लेके 9 तो 11 हो जाता है। डेरिल ने उसे पकड़ा होता है, पर इतने में ही वो उनके ऊपर अपने ननचक फेंकते हैं। पर डेरिल होता है वो एक टाइल्स उठाता है और प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो काम नहीं करता है। तभी रेडी और कास्टा होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, पर डेरिल बोलता है कि तुम लोगों को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। लैंसडेल भी होते हैं वो बोलने लगते हैं काबिल तारीफ बेटे, तुम वो दूसरे एडवेंचरर हो जिसके अंदर मैंने चारों ओराओं को फील किया है। आखिर तुम मुझसे तब क्यों नहीं मिले जब मैं एक हीरो था। मेरी जगह लेने के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। अगर चाहो तो वो तुम अभी भी ले सकते हो, और अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो डीमन एम्पायर को इजीली खत्म कर सकते हैं। अब वो अपने पास से एक डैगर निकालते और एक रेड डैगन को होते हैं वो हमारे लौंडे की ओर फेंकते हैं। डेरिल भी कमजोर नहीं होता, वो भी स्काईरेन का इस्तेमाल करने लगता है। वही बात होती है, लैंसडेल होते हैं उससे काफी पावरफुल होते हैं। स्काईरेन के घोड़े लग जाते हैं और डेरिल के लोड़े लग जाते हैं। लैंसडेल को भी पता था कि हमारा लौंडा फाइट नहीं करना चाहता है। इतने में रेडी होती है, वो जाती है और बोलती कि प्लीज रुक जाइए, पर लैंसडेल की आंखें देखने के बाद भैया कोई ना रुके, क्योंकि रेडी खुद ही कांप रही होती है। लैंसडेल बोलते हैं कि आखिरकार तुम एक डीमन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। डेरिल बोलता है कि बस इतनी सी बात है, मैं अपने सामने किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। लैंसडेल होते हैं वो उसके झूठ को महसूस कर पा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो वॉर एंड नहीं हो सकती। डेरिल बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं पीस को क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं करूंगा। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हो रहा है या होने वाला है वो मेरे बच्चों के साथ हो। मैं 1% की भी बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली को कुछ हो। और ऊपर से जेबियंटस होती है वो एकदम इनोसेंट है, उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसको मरने का भी कोई अधिकार नहीं है, जिससे जेबियंटस को सही में अच्छा लगता है। पर लैंडसेल जानता है ये सब बनावटी बातें, वो असली सच सुनना चाहते थे। डैरेल बोलता है कि अब इससे ज्यादा मैं छुपा भी नहीं सकता। वो बता देता है कि उसे पाला पोसा डीमंस नहीं है। अब हम ग्रैंड बाजा को देखते हैं डीमन कैसल के अंदर, जो कि डीमन लॉर्ड के सामने होते हैं, जो कि करंटली एक ड्रैगन बन चुका होती है। डीमन लॉर्ड बता देती हैं कि बस वो मेरी एक रेप्लिका, एक मिरर है, जो कि जितनी पावर हो सके उतनी ही दिखाती है। ये मेरा एक्चुअल स्वरूप है बस, और तो क्या। अब ग्रैंड बाजा होते हैं वो डीमन लॉर्ड से माफी मांगते हैं कि बैश की वजह से जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और जो भी है हीरोज के सामने वॉर के लिए मैं अकेला खड़ा हूँ भैया बस। अब डीमन लॉर्ड सोच रहे होते हैं कि क्या कुछ सीन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ गुस्सा हो कि डैरेल को फायर कर दिया गया, अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे की परवाह क्यों है आपको। तो अब ग्रैंड बाजा सच में बताते हैं 30 साल पहले जनरल ऑफ वाटर ने ह्यूमैनिटी के खिलाफ का सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार हमें दिया था, इसलिए ग्रैंड बाजा ने बिना कुछ सोचे समझे उनकी बात मानी और ढूंढा आखिरकार क्या कुछ सीन था। उसे फाइनली उस पेड़ के किनारे वो बच्चा मिला, जिसके बाद उसे नाम दिया गया डैरियल। अब डीमन लॉर्ड होते हैं उसे बोलने लगते हैं कि देखो डैरियल है वो साउथ वेस्ट में, जो कुछ करना पड़े करो बस उसे लेके आओ। पर डीमन लॉर्ड उसे ये भी बता देते हैं कि डैरियल के पास वो चारों ऑरा हैं। तो ग्रैंड बाजा समझ जाते हैं, इसलिए जनरल ऑफ वाटर ने ये सीक्रेट बताया था। अब डैरियल को स्टोरी पूरी पता होती है, वो बोलता है कि जनरल ऑफ वाटर ने ग्रैंड बाजा को दिया था मुझे 30 साल पहले। लैंडसेल होते हैं एक बात रियलाइज करते, उन्होंने ही जनरल ऑफ वाटर को मारा था क्योंकि उसने यहाँ पे उनकी फैमिली को मार दिया था। और उसे एक बात याद आती है कि उसके बच्चे की बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो बोलता है कि बेटा मुझे बताओ तुम्हारी एग्जैक्ट एज क्या है। डैरेल बोलता है कि ज्यादा नहीं 33 ही है। लैंडसेल होते हैं वो चुपचाप आगे बढ़ते और डैरेल को गले लगाते हुए बोलते हैं भाई तू मेरी औलाद है। एक्चुअली डैरेल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि व्हाट द एफ यार ये क्या हो रहा है। वो पूछता है कि भैया क्या बक रहे हो। तो लैंडसेल समझाते हैं कि आज से 33 साल पहले जनरल ऑफ वाटर ने उसकी बीवी को मार दिया था। उसे ये भी लगा होता है कि उसका बच्चा भी गया, पर कभी भी उसकी डेड बॉडी सामने नहीं आई। पर शायद मेरा खून होने के नाते तुम्हारे पास वो चारों औरास पहुंच गए हों। अब सब कुछ एकदम क्रीमी साफ साफ चल रहा होता है, तभी लैंडसेल को होता है कुछ फील होता है और वो एक तरफ होता है अपने अटैक को कर देते हैं, जहाँ पे ग्रैंड बाजा होते हैं जो कि बैरियर बना के रोक लेते हैं, जहाँ पे सब कुछ धुआं हो चुका होता है और ग्रैंड बाजा जमीन पे उतर आते हैं और बोलते हैं कि डैरेल मेरे बच्चे तुमसे मिलके काफी खुशी हुई। लैंडसेल होते हैं वो नंचक निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि चल भौंक बे साले, क्या कर रहा है, इधर क्यों आया है। तभी डैरेल होता है वो अचानक से ही बीच में आ जाता है, वो बोलता है कि रुक जाइए आप दोनों। डैरेल बोलता है कि अभी तक मेरी परवरिश ग्रैंड बाजा ने की है, इसलिए वो मेरे फादर हैं। ग्रैंड बाजा बताते हैं कि उसे पहले दिन से ही पता था कि डैरेल एक ह्यूमन है, क्योंकि वो कभी भी मैजिक इस्तेमाल कर ही नहीं पाता था, पर ग्रैंड बाजा कभी नहीं चाहते थे कि उसे छीना जाए। ये सुनने के बाद डैरेल एकदम खुश हो जाता है कि बहन चो बाप ने इज्जत तो दी, और वो बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए ग्रैंड बाजा उसका बाप ही रहेगा। डैरेल बोलता है कि आपने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। वहीं ग्रैंड बाजा बोलते हैं कि तुम मेरी मोटिवेशन बने और मुझे डीमन रिलम का सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन बनाया। और अब वो दोनों आपस में मेल मिलाप करने लगते हैं। पर वहीं लैंडसेल को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि लौंडा अभी मिला है और अभी मुझसे दूर कर रहा है ये साला। वो बोलते हैं कि मैं खुद को पावरफुल बना सकता था, पर मेरे अंदर डीमंस के लिए हेट भर गया। तुमने मेरी सालों की मेहनत जिंदगी बिगाड़ दी। वो कुछ साल मुझसे छीन लिए जिन सालों में मैं अपने बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकता था। लैंडसेल बोलते हैं कि मैं तो अपना बदला लेके रहूंगा। ग्रैंड बाजा बोलता है लौटे लेके तो दिखा। आग और बढ़ के उससे पहले मारिका यानी बहुरानी बीच में आ जाती है, साथ में ग्रैंड को भी लाई होती है। मारिका पानी का टब उठाती है और दोनों के ऊपर रेल देती है। वो बोलती है कि भले हो गए किसी जमाने के हीरो, बड़े डीमन हो गए, पर अपने पोते के सामने ऐसी फिजूल की हरकतें करना शोभा ना देवे। अब वो दोनों कन्फ्यूज, इसकी माँ का ये क्या बोली। तो मारिका बोलती है कि बुढ़ऊ लोगो दादा बन गए हो, थोड़ी तो इज्जत रखो मार्केट में। सब कंफ्यूज होते हैं, पर डैरेल को आता है आइडिया कि अब जो करना है मैं ही करूंगा। डैरेल ग्रैंड बाजा से बोलता है कि आप मेरे लिए जिंदा रहिए अपने बेटे के लिए, और लैंडसेल से बोलते हैं कि अपने पोते को तैयार कीजिए हीरो बनने के लिए। अब एकदम सब कुछ क्लियर हो चुका होता है, तभी डैरेल होता है मारिका से बोलता है कि थैंक यू, रात में बिस्तर तोड़ेंगे। अब फिर है सब कुछ हंसी खुशी वाला माहौल। अब हम बैश को देखते हैं, जो कि होता है पार्टी रखी होती है, क्योंकि अब वो फोर्थ जनरल में सबसे पावरफुल बन चुका होता है। पर गया होता है तो सब कुछ खाली, कोई होता ही नहीं है। बैश होता है कंफ्यूज होता है, पर वहाँ पे एक मैनेजर खड़ा होता है। वो बोलता है कि भैया क्या हुआ, सारे लोग भूल गए कि पार्टी वार्टी है आज। तो बोलता है कि भैया किसी को आना ही नहीं, तो हम क्या करें। बैश बोलता है इसकी क्या मतलब, सबने आपका इन्विटेशन ठुकरा दिया भाई साहब। क्यों, तो सुनो, आपके पिताजी ग्रैंड बाजा गए डीमन लॉर्ड के पास, कह दिया कि मेरे लौंडे पोजीशन के लायक नहीं, निकाल दो साले को। क्योंकि एक टास्क दिया था मिथिल जमा करने का, वो साले से हुआ नहीं, क्योंकि भैया वही सोर्स ऑफ इनकम था जो कि हो ही नहीं रही है। मेरी भी सपोर्ट करो। बैश बोलता है मैंने स्ट्रेटेजी दी थी हीरोज को हराने के लिए। मैनेजर बोलता है अच्छा ठीक है, अभी इसी स्ट्रेटेजी के साथ घर पे चला जा। अगर सीधा सुनना चाहता है तो सुन ले, अगर डैरेल को नहीं निकाला होता ना तो तेरी आज ये हालत ना होती। बैश होता है वो यहाँ पे एक शेफ होता है, वो बोलता है कि मेरे लिए यार एक अच्छा सा जूस वूस लेके आओ, वाइन वाइन लेके आओ। तो बोलता है कि भैया हम फ्री में कुछ सर्व नहीं करते, आप तो पोजीशन पे भी नहीं हो। वो यही बताते हैं कि हम तो बैंकरप्ट हो चुके हैं, क्योंकि सारे बिल होता है वो डैरेल देता था, अब यहाँ पे है नहीं तो हम क्या घंटा हिलाएं। अब बैश गुस्से में आ जाता है और पूरी जगह को तहस नहस कर देता है, और अब वो मान चुका होता है कि डैरेल का मरना ही उसकी
जिंदगी को संवार सकता है। अब हम देखते हैं दोनों बड़े लोग होते हैं अपने पोते के साथ खेल रहे होते हैं। तब एक सवाल आता है कि ग्रैंड नाम क्यों रखा है साले का। टॉन्ट मार रहे होते हैं क्योंकि ग्रैंड बाजा हमारे लौंडे के बाप का नाम है। इतने में यहाँ पे ग्रैंड भाई साहब रोने लगते हैं। लैंडसिल बोलते हैं कि डीमन के हाथ में तो रोएगा भैया, हम तो चुप करा लेंगे अपना। अब अचानक से डैरिल वहाँ पे बैठा होता है, वहाँ पे आ जाता है फोन वहाँ पे रिजेट का। अब रिजेट का फोन चल रहा होता है पर ग्रैंड भैया बात करना चाह रहे होते हैं कि अंकल से बात हम भी करेंगे। ग्रैंड बोलते हैं कि चाचू बता लो तो बुढ़े मार रहे हैं। रिजेट बात सुन लेता है अपने भतीजे की। वो बोलता है कि बयान का दिनों कौन है जो मेरे भतीजे को तंग कर रहा है। ग्रैंड बाजा फोन पिक करते हैं कि सुन बे दल्ले, तू है कौन? जब मैंने एग्जाम दी थी ना 300 लोगों को धरपकड़ के पेल दिया था, क्यों मेरे 301 की स्ट्रीक बनाना चाह रहा है? फोन स्मैश हो जाता है। अब यहाँ पे सभी लोग होते हैं पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं और उनके बीच में फंस चुके होते हैं एनविल, एक मोस्ट पावरफुल हीरो, एक मोस्ट पावरफुल डीमन, बीच में बेचारा ह्यूमन। डैरल को सब कुछ ओके ओके ही लग रहा होता है कि भैया सब चल रहा है तो चलने दो। अब ग्रैंड बाजा बताने लगते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे यानी डैरल को पाला पोसा। डैरल वाज लाइक कि पिताजी अब बस करो ना यार। लाइक पहला एक्सपीरियंस ये था कि डैरल होता है वो मैजिक प्रैक्टिस करता था, उसे ये नहीं पता था कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। तब काफी दुख होता था उसके लिए कि हम ये बता भी नहीं सकते भैया तू कौन है। लैंडसिल चाहते हैं कि अब उनका लौंडा होता है एकदम सही आगे बढ़े, पर इस बार अब वो ग्रैंड बाजा की तारीफ करते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने बच्चे को ये परवरिश दे पाता कि नहीं। लाइक आजकल इंसानों में रह के इंसान नहीं बना जा सकता है, वहाँ पे डीमंस के बीच में अपने इंसानों को बनाया। हैंड्स ऑफ टू यू सर। अब दोनों होते हैं आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, एकदम एंजॉय कर रहे होते। डैरिल वाज लाइक कि फाइनली। पर यहाँ पे मारिका नोटिस करती है कि डैरिल के हाथ में अभी भी काफी दर्द हो रहा है, तो वो उसे कमरे में ले जाती है और मलहम पट्टी करती है। कुछ गलत मत समझो। मारिका बताती है कि डैरिल एक अच्छा इंसान है, उसकी काइंडनेस की वजह से वो उससे इम्प्रेस है। 9 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी ये वीडियो सुनो आगे। मारिका होती है वहां से चली जाती है अपना काम धंधा करने के लिए। इतने में ज़ेबियंटस आ जाती है अकेले में कमरे में। वो बताती है कि वो तब बहुत हैरान हो गई थी जब उसे पता चला था कि डैरिल होता है उससे प्यार करता है। वो सभी को बताता था कि वो कैसे बिना ज़ेबियंटस के जी ही नहीं सकता और उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। जस्ट इमेजिन, मारिका अभी तक गई नहीं होती है, पर ज़ेबियंटस को सही में काफी मजा आ रहा होता है और वो एकदम बकैती करके वहां से चली जाती है। अब मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पे रेडी होते हैं वो लैंडसिल से बोलते हैं कि आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए। डैरिल बोलता है क्या मतलब तुम अभी तक डीमन के साथ फाइट नहीं छोड़ोगे? रेडी बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हीरो की ड्यूटी ही यही होती है कि डीमन लॉर्ड को हराना। डैरिल पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से डीमन किंग क्या है? लैंडसिल बताते हैं कि दुनिया में जो भी गलत हो रहा हो या फिर जो भी कोई गलत कर रहा हो वही डीमन किंग है। देखो भाई, ये वो कथाएं हैं जो पुराने जमाने से चली आ रही हैं और सब इसे ही फॉलो करते आए हैं। सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे सेंट्रल गिल्ड का मानना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हैवी अमाउंट ऑफ माना, जमीन ज्यादा संपत्ति एक्वायर करता हो वही डीमन लॉर्ड है, और अगर तुम उसे मार देते हो तो उसका सारा पैसा संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। सिंपल है। और तीसरी कहानी ये है कि अगर तुम डीमन लॉर्ड को हरा देते हो तो ह्यूमैनिटी होती है वो तिगनी चौगनी पचगुनी होती है, रफ्तार से चलेगी और शायद तुम मैजिक भी यूज कर सको। रेडी पूछती है क्या डीमन लॉर्ड सच में इनविंसिबल है? तो ग्रैंड बाजा बताते हैं कि वो पावरफुल नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो पहले और आखिरी डीमन लॉर्ड है। ये सुन के रेडी सदमे में आ जाती है, ये कैसे हो सकता है? ग्रैंड बाजा बोलते हैं कि नहीं पता है कि शायद डीमन लॉर्ड इनविंसिबल हैं, इमॉर्टल हैं या हम चूतिए हैं, छोड़ो उस बात। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फिक बिटन होता है वो उनके पास आता है और बोलता है कि मिथरल माइन के ऊपर कोई हमला कर रहा है। डैरिल को वहाँ पे अर्जेंटली जाना होता है, इसलिए वो ज़ेबियंटस से बोलता है कि मुझे इमीडिएटली वहाँ पे ट्रांसफर करो, टेलीपोर्ट करो। अब सभी लोग होते हैं वे उड़ते उड़ते वहाँ पे जाने लगते हैं माइंस की ओर। जब वो लोग माइंस के पास पहुंचते हैं वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे इतनी आग, इतनी जुलस होती है कि वो लोग पास जा ही नहीं सकते। डैरिल एक जगह पे रुकता है और एक बंदे को नोटिस करता है। वो बंदा बताता है कि नौकर्स होते हैं वो माइंस के अंदर ही हैं। डैरिल होता है उन्हें बचाने के लिए अंदर की ओर भागने लगता है, तो लैंडसिल भी होता है उसके साथ ही चल देते हैं फॉर सपोर्ट। और रेडी डिसाइड करती है कि अब जो भी हो हम ड्रैगन को पेलेंगे। ज़ेबियंटस होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके शाशा को होती है वो थोड़ी पावर देती है, जिससे वो हवा में ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। लाउडा कुछ नहीं होता। रेडी होती है वो उसके ऊपर एक स्लैश मारती है, घंटा कुछ नहीं होता, सब वहम है उसका। ज़ेबियंटस पीछे से संभाल रही होती है। वहीं अचानक से ड्रैगन होता है, वो फ्लेम छोड़ता है, पर बीच में एक लौंडिया आ जाती है जिससे उसके पूरा आर्मर जल जाता है। पर ऊपर से ग्रैंड बाजा होते हैं वो सारी हिट यानी आग को होते हैं वो बंद कर देते हैं। डैरिल माइन के पास पहुंच चुका होता है। वो नोटिस करता है कि केव पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती है। इतने में ड्रैगन भी होता है उनकी ओर बढ़ने लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि पहले ड्रैगन को पेलेंगे, इसके बाद इन्हें ले लेंगे। वो दोनों होते हैं वो अपने ड्रैगन वाले अटैक होते हैं वो साथ में पेल देते हैं ड्रैगन के ऊपर। अब देखो बीस्ट को यहाँ पे हरा दिया गया होता है, पर ड्रैगन वहां से भाग जाता है कि भैया भागना है तो भागना ही है। रेडी होती है वो एक बार नोटिस कर चुकी होती है कि ड्रैगन के अंदर हद से ज्यादा नफरत होती है।
तो ग्रैंड बादशाह बोलते हैं कि मुझे कैसल के अंदर वापस जाना पड़ेगा। ग्रैंड बादशाह होते हैं वो जेबेंडर से बोलते हैं कि भैया मुझे लेके चलो। वो लेके जाती है यार, करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद हमारा लौंडा होता है वो सारे नौकर्स को बचा चुका होता है, पर डैरेल को थोड़ी चिंता हो रही होती है क्योंकि वो माइंस को नहीं बचा पाया होता है। तभी लैंडसेल बोलते हैं कि हर चीज को बचाना हमारे हाथ में होता ही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अपने दोस्तों के ऊपर भी निर्भर होना पड़ता है। तभी अचानक से वहाँ पे कुछ लोग आते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे वर्कर थोड़े मिसिंग लग रहे हैं, शायद केव के अंदर ही फंसे होंगे। अब हम कैसल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रैंड बादशाह होते हैं वो बैश के सामने होते हैं। जहाँ पे बैश होता है वो पूरी तरीके से पगला गया होता है। उसकी एक आंख होती है वो एकदम डेविलिश और अफेक रही होती है। ग्रैंड बादशाह होते हैं उससे पूछते हैं क्या तुम रूम ऑफ सीक्रेट के अंदर गए थे? कोई जवाब नहीं मिलता है। तो ग्रैंड बादशाह दीवार पे पंच मारते हैं जिससे लेबियंटस की फट जाती है। सेमिटस पूछते हैं कि आखिरकार ये सीक्रेट रूम क्या है? तो बैश बताता है कि वो डीमन किंग के कैसल के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ ऐसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन को भी पावरफुल बना, जो कि एक डीमन वाली बकचोदी से काफी ऊपर है। पर देखो इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए भी रिस्क लेना पड़ता है, पर उनके पूर्वज ये नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन सारी किताबों को, सारे रिचुअल्स को सील कर दिया गया था। पर शायद बैश ने एक ग्रेट मैजिक जिसे कहते हैं सैलेमेंडर, उसका इस्तेमाल किया है और शायद बैश ही वो मैजिकल बीस्ट है जिसने माइन के ऊपर अटैक किया था। बैश बोलता है कि आपने तो हमेशा मुझे यूजलेस ही समझा था। ग्रैंड बादशाह बोलते हैं कि तुम हो ही, मैं चाहता था कि तुम डैरेल की तरह एक होशियार बच्चे बनो। डैरेल का नाम सुनते ही जैसे बैश के अंदर 1000 घोड़े दौड़ जाते हैं। वो काफी गुस्से में आ जाता है, वो डिसाइड कर लेता है कि डैरेल अब नहीं बचेगा। ग्रैंड बादशाह बोलते हैं कि तुमने एक प्रोहिबिटेड चीज को इस्तेमाल करके हमारी बेइज्जती की है और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बैश होता है वो सैलेमेंडर को समन करता है और यहाँ से ग्रैंड बादशाह को बोल के ये चला जाता है कि अब सिर्फ डैरेल नहीं बल्कि वो पूरा विलेज तबाह होगा। चला जाता है फिर तो, और तो क्या। अब हम डैरेल को देखते हैं जो कि अपने सारे मिसिंग वर्कर्स को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक पत्थर मिलता है जिसकी आंखें होती हैं खुल जाती हैं। तेरी कब खुलेंगी भाई? डैरेल को लगता है ये पत्थर अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो भागने लगता है। तभी वो पत्थर उसके सामने आ जाता है और वो रिवील करता है कि वो एक भगवान है। वो ये भी बताते हैं कि वो सैलेमेंडर काफी गुस्से में है, अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को चीर देंगे और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब वो होते हैं वो हमारे लौंडे का मिथरल वेपन होते हैं मांगते हैं, वो उसे दे भी देते हैं और अब वो उस मिथरल वेपन के अंदर से जितने भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं वो हटा देते हैं और गॉड ऑफ स्टोन की पावर दे देते हैं। डैरेल कुछ करे उससे पहले ग्रैंड बादशाह का कॉल आ जाता है और वो पिक कर लेता है, जहाँ पे ग्रैंड बादशाह बताते हैं कि जो सैलेमेंडर होता है वो बैश का ही है और वो बढ़ चुका है आगे खत्म करने के लिए। अब डैरेल होता है वो अपने लोगों के पास जाता है और एनविल से बोलता है कि जितने भी गांव वाले सबसे बोलो अर्जेंट में गांव खाली करो। बोथ आर एग्री। तभी मारिका जाते टाइम अपने पास से एंगेजमेंट रिंग होती है वो हमारे लौंडे को देती है और बोलती है कि जिंदा वापस आना ही पड़ेगा। अब सैलेमेंडर पे बैठा हुआ बैश होता है वो विलेज में आ जाता है जहाँ पे सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बैश होता है एक जायंट फायर बॉल को कास्ट करता है। डैरेल पूरी कोशिश करता है कि बातों से सब सॉल्व हो जाए, पर बैश बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा एक परिवार भी है, तो ऐसा करते सबको खत्म कर देते हैं। वो समझ जाता है कि इसे समझाया नहीं जा सकता। हंटर निकालता है कि अब तो साला चुदेगा। डैरेल होता है वो चाबुक का इस्तेमाल करके ड्रैगन को पकड़ लेता है, जिसके बाद सभी लोग होते हैं वो अपनी अपनी तरफ से हेल्प कर रहे होते हैं। देन डैरेल होता है वो स्काइरन का इस्तेमाल करके ये बैश को होता है वो सैलेमेंडर से दूर हटाता है। डैरेल सोचता है कि फिर से कोशिश करते हैं बातों से। वो बोलता है कि भाई मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने तेरी मिथरल केव को हथिया लिया। बैश बोलता है पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था और बात यहाँ पे किसी केव वेव की रही भी नहीं। तू हमेशा से फाइट को रोकना चाहता था, ठीक है, और जो तेरे लिए मेरी नफरत है ना वो कभी कम नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुझे इस तरीके से मिटाऊंगा कि दुनिया में कभी भी तेरा नाम नहीं लिया जाए। जैसे ही डैरेल खत्म होगा बैश होता है एक ऐसी जंग छेड़ेगा जिसके बाद ह्यूमैनिटी बचेगी ही नहीं, जिसके बाद बैश होता है वो फाइनली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेस्ट जनरल बन जाएगा, एक्चुअली सबसे ज्यादा पावरफुल। डैरेल अपने परिवार को बचाना चाहता है इसलिए वो कुछ भी रुकने का तैयार नहीं था। बैश उसके ऊपर अटैक करता है, डैरेल उसे प्रोटेक्ट करता है, पर हर अटैक को झेला नहीं जा सकता, इसलिए कुछ देर तक बैश होता है उसके ऊपर डोमिनेट करता है। बैश जितना हो सके उतना ब्रूटल होने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई नहीं छोड़ना इसको अब, चाहे भले ही उसे माउंटेन में फेंकने की बात हो या जमीन पाताल में। डैरेल अभी भी बच रहा होता है। वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि तू काफी पावरफुल हो गया मेरे भाई। डैरेल बोलता है कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैंने हमेशा ये चाहा कि तुम ग्रो करो। बैश बोलता है कि तुम मेरे लिए यूजलेस हो, अब मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। अचानक से डैरेल के आंखों के सामने वो पल आ जाते हैं जो कि उसने अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ बिताए और अचानक से एक स्काइरन अटैक कर देता है। बैश दूर हो जाता है, उसके कपड़े फट जाते हैं पर अभी भी जिंदा होता है। बैश बोलता है अगर तुम्हें मेरी ट्रू पावर देखनी है तो अब मैं दिखाता। वो अपने आप को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, पर सभी लोग होते तैयार बैठे होते हैं उसे ड्रैगन को ट्रैप करने के लिए। जितने अटैक हो सके इसके ऊपर किए जाएं जिससे रोक लिया जाए इसे, पर ड्रैगन भी कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है। लैंसेल होते हैं वो अपनी सुपर स्पीड के साथ होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं उसे हराने के लिए। एकदम अच्छी टक्कर दी जा रही होती है। वो इस अटैक से रिकवर करे उससे पहले ग्रैंड बादशाह बोलते हैं कि अब मैं बजाऊंगा। ग्रैंड बादशाह पेला पेली कर रहे होते हैं। ये होता है ड्रैगन की बात। अब हम बैश को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो ही रहा होता है। डैरेल सोचता है कि पगला तो नहीं गया, और अचानक से बैश होता है वो तुरंत डैरेल के ऊपर अटैक कर देता है। डैरेल पहाड़ों के बीच में होता है और वो अचानक से हवा में उड़ने लगता है।
जंप मार के, और बैश भी उसके सामने आ जाता है। बैश होता है वो फायरबॉल अटैक करता है, पर डैरेल खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर बैश होता है वो अपनी टेल का इस्तेमाल करके उसे पीछे फेंकने की कोशिश करता है, वो भी सर्वाइव हो जाता है। बैश बोलता है कि तुमने मेरे से पूरी मेरी जिंदगी छीन ली और क्या चाहिए तुम्हें, और अब फिर एक फायरबॉल रेडी करता है। डैरेल को पता होता है कि अगर ऐसा कुछ यहाँ पे चला पूरा जंगल तबाह हो जाएगा, इसलिए स्टोन गॉड ने जो उसे पावर दी होती है इसका इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका होता है। हम देखते हैं ग्रैंड बादा होते हैं वो सैलेमेंडर यानी ड्रैगन को पेल चुके होते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि जंगल की तरफ से काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही है। डैरेल होता है वो उस डैगर का इस्तेमाल करके बैश के ऊपर एक अटैक कर देता है और जमीन पे दे मारता है, जिससे जंगल में धमाका तो होता है भैया। बैश उसे भी सर्वाइव कर जाता है, पर इस बार उसकी पूरी बॉडी होती है वो लगभग ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। डैरेल को लगने लगता है कहीं उसके अटैक होते हैं वो बैश को ज्यादा पावर तो नहीं दे रहे। अब बैश होता है वो अचानक से डैरेल के सर को होता है वो जमीन पे दे मारता है, फिर पहाड़ में दे मारता है। अगले अटैक करने से पहले ही डैरेल होता है उसे रोक लेता है, पर अचानक से ही डैरेल होता है वो उसकी मेमोरीज की दुनिया में चला जाता है। बैश की जो बैश ने मैजिक यूज किया होता है उसका इफेक्ट थोड़ा उसके ऊपर भी हो रहा होता है, जहाँ पे अब वो बैश की मेमोरीज देख पा रहा होता है। बैश बहुत छोटा था, तभी उसका बाप होता है वो डैरेल को ले आया और कहा कि अपने बड़े भाई की तरह समझो और इसके ऊपर रिलाय करो। इससे वो थोड़ा ब्रोक हो जाता है। लाइक वो अपने बाप को देखने के लिए काफी ज्यादा वेट किया है, पर जब बाप आता है तो साथ में नई औलाद लाता है। बैश ने अपनी मदर से पूछा होता है क्या मैं अपने फादर की तरह एक अच्छा सा एडवेंचरर बन सकता हूँ, तो उन्होंने कहा होता है कि अगर वो मैजिक में नंबर 1 होगा तो शायद हाँ। बैश ने बकायदा पूरी मेहनत की होती है, एकेडमी में गया होता है, सारी ट्रेनिंग ली होती है और नंबर 1 पे आया होता है। अचीवमेंट डजंट मैटर, उसकी माँ ने भी उसे यही कह दिया होता है, जिस कदर उसने उसके बाप को छोड़ा वो उसे भी छोड़ देगी। बैश समझ जाता है कि उसके नसीब में जितना है ही नहीं, और इसी दौरान ग्रैंड बाजा ने होता है वो डैरियल को होता है उसके पल्ले झाड़ दिया होता है कि भैया आपसे तुम्हारा सबऑर्डिनेट है, तुम्हारी सारी मदद करेगा और डीमन जनरल तुम बन जाना। और इसी मोमेंट से वो डैरियल से काफी ज्यादा नफरत करने लगा था, और अब उसे यही लग रहा होता है कि अगर डैरियल मरेगा तभी जाके वो अपने बाप को अपनी काबिलियत प्रूव कर सकता है। डैरियल समझता है कि आखिरकार बैश इतना बुरा क्यों बन रहा है, उसे जो चाहिए था वो उसकी बाप की अटेंशन थी और कुछ नहीं। अचानक से बैश खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाता, और ये मौका देखते ही डैरियल उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, पर बैश होता है उसे अपने हाथ से रोक लेता है। डैरियल बोलता है कि ग्रैंड बाजा को हमेशा तुम्हारी चिंता थी, वो चाहते थे कि तुम खुश रहो। और अब डैरियल होता है बैश को अपनी मेमोरीज में ले जाता है, जहाँ पे बैश को ये पता चलता है कि बैश कभी किसी चीज का पार्ट था ही नहीं, वो मैजिक यूज नहीं कर पाता था, जिस वजह से उसे हमेशा अच्छा बच्चा बनने का प्रिटेंड करना पड़ता था। डैरियल बैश दोनों की जिंदगी में कोई कम दुख नहीं था, फर्क था गलतफहमी और बातें छुपाने का। डैरियल बोलता है कि जब वो उसे पहली बार मिला था तब उसे ये लगा था कि उसकी भी एक फैमिली है, बैश सच में उसके लिए एक भाई समान है, वो उसे सच में वो इज्जत देता है। अब ये सुनते सुनते बैश भी बोलता है कि भैया, बैश भी मानता है कि अगर वो भागने की जगह हाथ थामता तो सही रहता। तो डैरियल फिर से उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, और जब यहाँ पे बैश उसके हाथ को एक्सेप्ट करने वाला होता है तभी बैश की आंखों में दर्द होता है, और सैलेमेंडर होता है वो सारी फायर होता है एब्जॉर्ब करने लगता है। सब समझ चुके होते हैं कि फाइनली सैलेमेंडर होता है अपनी ट्रू पावर यहाँ पे दिखाने वाला है। अचानक से बैश भी होता है वो डैरियल के पास से भागता है और वो चला जाता है वहाँ से। वो सीधा होता है वो सैलेमेंडर के ऊपर जाके रुकता है और उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब सैलेमेंडर होता है वो उसे लेके वहाँ से जाने लगता है। ग्रैंड बाजा को लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। बैश अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था, क्योंकि जो लिटरली एक अच्छा मूवमेंट वो चाहता था जिंदगी में उसे वो मिल चुका था। तभी अचानक से ग्रैंड बाजा होते हैं वो बैश के ऊपर से स्पेल को हटाने के लिए अपने आप को बलिदान देने लगते हैं। सब कुछ ओवर उससे पहले ही डैरियल बीच में आता है कि भैया अपन जिंदा है अभी। जैसे ही बीस्ट वहां से चला जाता है ज़ेबियंटेस होती है सब कुछ क्लियर कट रखती है, और ग्रैंड बाजा अपने बच्चों को गले लगाते हुए मेरे बेटे ठीक तो हो। अब सभी लोग विलेज के अंदर जा रहे होते हैं। डैरियल सोच रहा होता है कि अब तो बच्चे से मिलूंगा। मारिका इज रेडी। डैरियल भी तैयार होता है कि अब तो लंबा जाऊंगा, पर इस बार दूर फेंकने की जगह वो उसे लगा लेती है गले। जस्ट ओके। मजाक मस्ती से हट के सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है। अब थोड़े टाइम बाद बैश होता है वो डीमन लॉर्ड के सामने बैठा होता है। वो डीमन लॉर्ड से माफी मांगता है, उसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें हुई और सभी चीजों का सामना करना पड़ा। डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि सही में पछतावा है तो ले, गेट ऑफ हेल खोला है, जाके कूद जा मर जा। डीमन लॉर्ड बताते हैं कि यहाँ पे जो पुराने जनरल हैं जो कि हार चुके हैं उन्हें डाल दिया गया। बैश वाज लाइक ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। डीमन लॉर्ड बोलते हैं सोच ले बेटा, एक मौका दे सकता हूँ। बैश बोलता है कि भैया रखो, अब मुझे नहीं चाहिए। पर डीमन लॉर्ड होते हैं उसके कूदने से पहले ही गेट बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके अंदर फेंकने से पहले मैं तुझे एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, एंजॉय कर ले। सब कुछ क्लियर टच। डीमन लॉर्ड वहां से गायब। अब एक और रियूनियन होता है जहाँ पे ग्रैंड बाजा होते हैं वो बैश को ले आए होते हैं। सभी लोग पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उठ खड़ा होता है बैश और बोलता है कि भाई और उनकी बहनों माफ कीजिए हमें। और ग्रैंड बाजा भी होते हैं उसके बदले भी होते हैं, वो माफी मांगने लगते हैं। तभी ग्रैंड होता है बीच में आके बोलता है अंकल अंकल जादू की जप्पी दो ना। अब डैरियल होता है वो ग्रैंड को होता है बैश के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। वो ग्रैंड को बताता है कि ये तुम्हारा चाचा है, और यहाँ पे ग्रैंड अपना पहला वर्ड बोलता है। सभी लोगों का फोकस होता है कि लौंडा कुछ तो बोल रहा है।
जो कि होता है बैश बाजार। एट दैट मोमेंट यहाँ पे उसे पता चलता है कि फैमिली होना कितनी बड़ी बात है। सब कुछ बहुत ज्यादा ही बढ़िया चल रहा होता है। तभी गास्टा होता है, वो रोने लगता है कि चलो जो भी हो लौंडा खुश तो है अपना। अब यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। तभी मारिका बोलती है कि ग्रैंड ने पहली बार किसी का नाम लिया है तो पार्टी तो बनती है। डैरिल होता है, डिसाइड करता है कि अब जब भाईचारे वाला सब कुछ खुशहाल चल रहा है तो अब एक और फैमिली पिक्चर तो बनती है। डैरिल एंजॉयिंग एवरीथिंग, हमने भी कर लिया जितना किया जा सकता था। देन बाय, गुड बाय, सायोनारा, बाय बाय। मिलता हूँ तुमसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।